धमाका। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। दानव संहारक उतर आया। एक अत्यंत भयावह आघात लहर तुरंत ही पूरे आसपास फैल गई। जमीन 3 फुट तक खुर्च गई थी और पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गई थी। जहां तक शाही राजा की बात है, जिसने चू फैंग के वार को सीधे तौर पर झेला था, उसका सिर पहले ही फट चुका था और उसका दिमाग बाहर निकल रहा था। इस बार इसकी अविनाशी खोपड़ी ने अपनी अजेय सुरक्षा खो दी थी। चू फैंग के वार की शक्ति बहुत भयानक थी। स्पष्ट रूप से वह महान ईश्वर की चरम सीमा तक भी पहुंच गया था। एक उच्च स्तरीय पशु सेनापति इसका सामना कैसे कर सकता था? हम्फ। जमीन पर शाही राजा अभी भी जिंदा था। वह जमीन पर लेटा हुआ कमजोरी से सूंघ रहा था। हालांकि चू फेंग को देखते हुए उसकी आंखें अभी भी क्रूरता से भरी हुई थी। दृढ़ जीवन शक्ति, आत्मा की गहराई में उकेरी गई शत्रुता। चू फैंग ने अपने होठों को चटकाया। इन एस्ट्रल बीस्ट को शायद नियमों के अनुसार उनकी रचना की शुरुआत में उम्मीदवारों से मौत तक लड़ने का आदेश दिया गया था। यही कारण था कि वे चू फैंग के प्रति इतने शत्रुतापूर्ण थे। अपने दानव संहारक की एक सहज लहर के साथ चू फैंग ने शक्तिहीन शाही राजा को 2 टुकड़ों में काट दिया, जिससे उसका दर्द समाप्त हो गया। उसके कानों में एक यांत्रिक सूचना गूंजी। उच्च श्रेणी के एस्ट्रल बीस्ट 1 का शिकार किया। एस्ट्रल बीस्ट सोल 2000 प्राप्त किया। चू फैंग ने संतोष में सिर हिलाया। यह फसल सबसे निम्न श्रेणी के उच्च श्रेणी के पशु जनरलों की नहीं थी, जो कि 1000 थी। स्पष्ट रूप से उच्च स्तरीय जानवर जनरलों के बीच इस शाही राजा की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। ये लगभग कुछ शीर्ष महान देवताओं के करीब था। अन्यथा चू फैंग को अपनी शक्ति का कम से कम 80% उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। हालांकि उनका लाभ बुरा नहीं था। अपनी पिछली उपलब्धियों के साथ चू फैंग के पास पहले से ही लगभग 2500 सितारा आत्माएं थीं। चू फैंग ने शांत रहने का नाटक किया और खुद को खुश किया। हाँ, यह एक अच्छी शुरुआत है। यह पहले से ही 2000 है। क्या लक्ष्य सिर्फ 10 मिलियन नहीं है? मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही उसने ये कहा, चू फैंग ने अचानक अपना सिर पीछे फेंका और शाप दिया। धिक्कार है। क्या बकवास नियम है? क्या यह मुझे मार नहीं रहा है? एक शाही राजा जो शिखर के करीब है, महान भगवान ने मुझे केवल 2000 आत्माएं दी। आपने इसे 2 पर क्यों नहीं सेट किया? 10 लाख आत्माओं को इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा? चू फैंग सचमुच निराशा में था। एक मोटे अनुमान के अनुसार उसे शाही राजा जैसे 5000 उच्च स्तरीय पशु सेनापतियों को मारना होगा। क्या ये कोई मनुष्य कर सकता था? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि चू फैंग श्राप देना चाहता था। चू फैंग के उदास मूड को देखकर छोटी एल्फ चिंतित हो गई और उसे सांत्वना देना चाहती थी। चू फैंग ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया। रुकना। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों को दिलासा देना जानते हैं। उसने अपना सिर हिलाया और अपने दिल की लाचारी को दूर कर दिया। शिकायत करने के अलावा वह और क्या कर सकता था? वह अपना शिकार जारी रख सकता था। जैसा कि प्राचीन कहावत है, दुर्भाग्य का अंत ही सौभाग्य है। अगर लोग भाग्यशाली हों तो वे सिर्फ चलकर ही सोने पर पैर रख सकते हैं। यह अज्ञात था कि चू फैंग की नियमों की उग्र फटकार काम आई या नहीं। चू फैंग, जो अभी कुछ ही कदम चला था, ने अचानक कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही साधारण सी घास की झोपड़ी देखी। छत पर कुछ मुरझाए हुए पत्ते बिखरे पड़े थे, मानो अनगिनत वर्षों से किसी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया हो। चू फैंग ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने जल्दी से अपने बगल में बैठे छोटे से एल्फ की ओर देखा। क्या वह खजाने की दुकान हो सकती है जिसका तुमने जिक्र किया? योगिनी ने अपना सिर झुकाया। ये सही है, मास्टर बहुत भाग्यशाली हैं। स्टार्टिंग ग्राउंड में सभी खजाने की दुकानें बेतरतीब ढंग से बनाई गई हैं। उनमें से बहुत ज्यादा नहीं है। उनका सामना करना पहले से ही आसान नहीं है। हालांकि मास्टर, आपको ध्यान देना होगा। हर बार जब कोई खजाने की दुकान बनती है तो उसके पास केवल 2 घंटे बचे होते हैं। एक बार समय पूरा हो जाने पर यह अपने आप गायब हो जाएगी। इसके अलावा हर बार हर खजाने की दुकान में खजाने ज्यादातर अलग अलग होते हैं। चू फैंग को एल्फ की बाकी बातें सुनने की कोई परवाह नहीं थी। आपने पहले ही कहा था कि समय सीमित है, फिर भी आप बकवास क्यों कर रहे हैं? मैं एक कर्मठ व्यक्ति हूँ। चू फैंग पुआल की झोपड़ी के सामने की ओर दौड़ा। एक लकड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। वह टेढ़ा था, मानो किसी भी क्षण गिर जाएगा। चू फैंग ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उनकी नजरों में एक अत्यंत सरल सजावट शैली आई। छत से पानी टपक रहा था और दीवारें भी अस्त व्यस्त थीं। एकमात्र अच्छा फर्नीचर उसके सामने रखी लकड़ी की मेज थी। लकड़ी की मेज पर 5 खजाने बड़े करीने से पंक्तिबद्ध थे।
इसके बगल में छोटे छोटे अक्षरों की पंक्तियां थी जो 5 खजानों की व्याख्या प्रतीत होती थी। चू फेंग ने हाथ बढ़ाकर खजाने को जांचना चाहा, लेकिन उसने पाया कि पूरी झोपड़ी किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित थी। यद्यपि दीवार घिस चुकी थी, लेकिन जब चू फेंग ने दानव संहारक से उसे काटा तो वह स्थिर रही। हे भगवान, क्या इसे वाकई जानबूझकर इस तरह सजाया गया है? क्या गड़बड़ है? चू फेंग ने बुदबुदाया। हालांकि वह केवल उनके नियमों का पालन कर सकता था। उसने अपने बगल में रखे एनोटेशन को देखा। साधारण शरीर स्थिरीकरण तावीज साधारण, ये किसी भी सैनिक स्तर के एस्ट्रल बीस्ट को जबरन कैद कर सकता है, या कम श्रेणी के जानवर जनरलों को अस्थायी रूप से कैद कर सकता है, और लॉर्ड ग्रेड एस्ट्रल बीस्ट को कैद करने में असमर्थ है। कीमत 1 सोने का सिक्का। 5 तत्वों वाला स्काई लॉकिंग फॉर्मेशन उच्च गुणवत्ता। इसे एक साथ इस्तेमाल करने के लिए 5 उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है। ये 5 तत्वों को स्काई लॉकिंग फॉर्मेशन में संघनित कर सकता है। यह मध्यम श्रेणी के जानवर जनरलों के खिलाफ लड़ सकता है। कीमत 10 सोने के सिक्के। प्राइमोरियल कैस मदर चाइल्ड इंस्ट्रूमेंट, दुर्लभ अल्ट्रालॉन्ग रेंज संचार उपकरण। मां बच्चे को जन्म दे सकती है। जब तक वे एक ही विमान में हैं, वे वास्तविक समय में संवाद कर सकते हैं। कीमत 100 सोने के सिक्के। साधारण पशु चाबुक साधारण सैनिक स्तर के सूक्ष्म पशुओं को होने वाली क्षति को 100% तक बढ़ाता है। सामान्य स्तर के सूक्ष्म पशुओं को होने वाली क्षति को 1% तक बढ़ाता है, तथा प्रभु स्तर के सूक्ष्म पशुओं को होने वाली क्षति को 0.01% तक बढ़ाता है। 10 ग्राम डेमोनिक टच वेनम दुर्लभ 1 ग्राम से सामान्य श्रेणी के एस्ट्रल बीस्ट को तुरंत मारा जा सकता है। एस्ट्रल बीस्ट के स्तर के आधार पर प्रभाव कम हो जाएगा। इसका एक कमजोर लकवाग्रस्त प्रभाव भी होगा। कीमत 100 सोने के सिक्के। गोल्ड कॉइन एक्सचेंज इंटरफेस, प्रति 100 एस्ट्रल बीस्ट सोल्स पर 1 गोल्ड कॉइन। जैसे ही चू फेंग ये सब देखने में मग्न हुआ, उसके बगल में बैठा छोटा योगिनी आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। मास्टर, आपकी किस्मत वाकई अच्छी है। इस खजाने की दुकान में वास्तव में 5 खजाने निकले हैं, और वास्तव में 2 दुर्लभ हैं। ये काफी दुर्लभ है। मेरा सुझाव है कि दोनों दुर्लभ खजानों को खरीदना सबसे अच्छा है, भले ही वे अभी उपयोगी हो या नहीं। वे भविष्य में उपयोगी हो सकते हैं। इसके अलावा, अगर आपको इसकी जरूरत नहीं भी है, तो आप बाद में इन्हें खजाने की दुकान में बेच सकते हैं। चू फेंग ने अपनी भौहें उठाई। इस खजाने की दुकान के डिजाइनर ने हर चीज पर विचार किया था। छोटे एल्फ का सुझाव भी बहुत प्रासंगिक था। चू फेंग भी सहमत हुए। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण गुण यथार्थवादी होना था, है ना? पिछले गोल्ड कॉइन एक्सचेंज इंटरफेस को देखें तो एस्ट्रल बीस्ट सोल्स और सोने के सिक्कों के बीच विनिमय अनुपात 100 से 1 था। उसकी लगभग 2500 एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं का आदान प्रदान केवल 25 स्वर्ण सिक्कों के बदले किया जा सकता था। वह उन दुर्लभ खजानों को कैसे खरीद सकता था? ये कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। ये देखकर कि योगिनी बोलने वाली थी, चू फेंग ने अपना हाथ हिलाया। छोटे दोस्त, मेरा सुझाव है कि तुम कुछ भी सुझाव मत दो। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। छोटे से योगिनी की आंखें अत्यधिक बेचैनी से फैल गईं। गुरुजी, आखिरी सुझाव बस एक छोटा सा। इससे पहले कि चू फेंग मना कर पाता, छोटे योगिनी ने जल्दी से कहा, मास्टर, जब आप बाद में सोने के सिक्कों के लिए विनिमय करते हैं, तो अपने 8वीं कक्षा के राजा स्तर के अधिकार को मत भूलना। सोने के सिक्कों के बदले में आप भारी छूट पा सकते हैं। छोटे एल्फ के शब्दों ने तुरंत चू फेंग का ध्यान आकर्षित किया। क्या कहा तुमने? राजा स्तर के अधिकार के लिए इतनी छूट है? छोटे एल्फ ने जल्दी से सिर हिलाया और अत्यंत निश्चितता के साथ कहा, बेशक। विभिन्न स्तर के प्राधिकरण अलग अलग विनिमय छूट के अनुरूप होते हैं। उदाहरण के लिए, प्राधिकरण के सामान्य स्तर, जैसे कि स्तर 51 से 100 को कोई छूट नहीं मिलती है। स्तर 31 से 50 वाले लोग 50% छूट का आनंद ले सकते हैं, और स्तर 11 से 30 वाले लोग 10% छूट का आनंद ले सकते हैं। ये शब्द सुनकर चू फेंग ने अपने होंठ भींच लिए। उसके दिल में निराशा की भावना उभर आई। इसलिए छूट इतनी अधिक नहीं थी। लेवल 11 पर वह केवल 10% छूट का आनंद ले सकता था। फिर लेवल 8 पर वह अधिकतम 20% छूट दे सकता था, है ना? इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कितना कंजूस। उसने अपने होंठ भींच लिए। हालांकि चू फेंग ने तुरंत अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लिया। भूल जाए, 20% की छूट बुरी नहीं थी। यदि उसके पास पर्याप्त मात्रा में एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं होती, तो वह जितने सोने के सिक्कों के बदले में उन्हें प्राप्त कर सकता था, वह अत्यंत भयावह संख्या होती।
हालांकि अगले ही पल छोटी एल्फ ने अचानक चू फैंग को आश्चर्यचकित कर दिया। गुरुजी, चिंता मत कीजिए, मैंने अभी जनरल और सैनिक स्तर पर छूट के बारे में बताया है। वे इंपीरियल कोर्ट के मुख्य सदस्य नहीं है, लेकिन राजा स्तर के अधिकार के साथ यह अलग है। हर राजा स्तर की हैसियत एक कुलीन व्यक्ति के बराबर होती है। शाही दरबार में पदानुक्रम बहुत सख्त है, इसी तरह अलग अलग रैंकों को मिलने वाला व्यवहार भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये भी कहा जा सकता है कि राजा स्तरीय अधिकार के क्षेत्र में रैंक में हर छोटी वृद्धि का मतलब दो पूरी तरह से अलग स्तर है। उदाहरण के लिए स्टार्टिंग ग्राउंड में सोने के सिक्कों को ले। लेवल 10 किंग लेवल अथॉरिटी 20% छूट का आनंद ले सकती है और लेवल 9 अथॉरिटी 30% छूट का आनंद लेती है। उदाहरण के लिए मास्टर लेवल 8 अथॉरिटी 40% छूट का भी आनंद ले सकती है। रैंक जितनी ऊंची होगी उतनी ही अधिक छूट का आप आनंद ले सकते हैं। अंत में प्रथम श्रेणी के राजा स्तर के अधिकार के लिए विनिमय अनुपात 1:1 तक भी पहुंच सकता है। प्रत्येक सूक्ष्म जानवर की आत्मा को एक सोने के सिक्के के बदले में बदला जा सकता है। इसके बारे में सोचो, ये कितना भयानक है। छोटे अल्फ के शब्दों से चू फैंग की आंखों में सितारे दिखाई देने लगे। यदि वो प्रथम श्रेणी का प्राधिकार प्राप्त कर सके। हालांकि इसके तुरंत बाद छोटे अल्फ ने अचानक चू फैंग पर ठंडा पानी डाल दिया। लेकिन गुरुजी, शायद आपके पास कोई उम्मीद नहीं है। उसने अंतिम निष्कर्ष निकाला। चू फैंग शाप देना चाहता था। क्या आप चैट करना जानते हैं? हालांकि छोटी अल्फ खुशी से बोलती रही जैसे कि उसने चू फैंग की जानलेवा नजर नहीं देखी हो। क्योंकि राजा स्तर के अधिकारी के स्तर को बढ़ाना सैनिक स्तर के अधिकारी से राजा स्तर के अधिकारी तक आगे बढ़ने से भी अधिक कठिन है। शाही दरबार में अधिकांश कुलीनों के अधिकार स्तर उनके जन्म के दिन से ही तय कर दिए गए हैं। अपने पूरे जीवन में एक स्तर का सुधार करना अक्सर कठिन होता है। जब तक आपने इंपीरियल कोर्ट में कोई बड़ा योगदान नहीं दिया है या इंपीरियल कोर्ट द्वारा निर्धारित कुछ मिशनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं है, तब तक आप अपनी बेड़ियों को तोड़ नहीं सकते और प्राधिकरण स्तर को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो गुरु, आपकी संभावनाएं अधिक नहीं है। आपको जीवन भर 8वें स्तर पर ही रहना पड़ सकता है। चू फैंग की जानलेवा निगाहों को भांपते हुए छोटी अल्फ को भी एहसास हुआ कि उसने शायद कुछ गलत कहा है और जल्दी से कहा, बेशक, हमेशा एक रास्ता होता है। शाही दरबार हमेशा बचने का मौका छोड़ता है। उदाहरण के लिए इस शुरुआती मैदान में अधिकार बढ़ाने का एक तरीका लगता है। चू फैंग की आंखों में फिर से चमक देखकर, जैसे कि वो किसी चीज का इंतजार कर रहा था, छोटा अल्फ मुस्कुराया। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्या है। चू फैंग ने अपनी आंखें घुमाई। ठीक है, अब तुम चुप हो सकते हो। ये शब्द कहने के बाद चू फैंग ने इस नौसिखिया गाइड को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अगर वे बातचीत जारी रखते तो चू फैंग को लगता कि उसे बहुत गुस्सा आ सकता है। अपने मन को हल्का करने के लिए खजाने को देखना बेहतर था। चू फैंग ने सावधानीपूर्वक 5 खजानों का आंकलन करना शुरू किया। छोटे अल्फ के अनुसार अगर उसका सामना किसी दुर्लभ श्रेणी के प्राणी से होता है तो वो उसे मार गिराएगा। चू फैंग इस बात से सहमत था। चाहे वो प्रिमोडियल कैओस मदर चाइल्ड इंस्ट्रूमेंट हो या डेमोनिक टच वैनम, वे दोनों काफी अच्छे थे। विशेषकर डेमोनिक टच वैनम, जो कि एस्ट्रल बीस्ट्स के शिकार के लिए सबसे अच्छा सहारा था। जब तक जहर पर्याप्त मात्रा में था तब तक एस्ट्रल बीस्ट से मौत तक लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे बस एस्ट्रल बीस्ट की सुरक्षा को तोड़ना था और उसके शरीर को जहर से दूषित करना था। भविष्य में एस्ट्रल बीस्ट्स का शिकार करना बहुत आसान हो जाएगा। जहां तक आदिकालीन अराजकता मात्र शिशु उपकरण की बात है, चू फैंग ने पहले ही इसके उपयोग के बारे में सोच लिया था। जब वो भविष्य में यू और अन्य लोगों को ढूंढ लेगा तो यह चीज पूरी तरह से डेमन हंटिंग टीम को जोड़ सकती है। अब उसे उन्हें न ढूंढ पाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बेशक इन 2 दुर्लभ खजानों के अलावा चू फैंग की नजर कई बार अन्य साधारण खजानों पर भी पड़ी। खास तौर पर बॉडी इमोबिलाइजेशन टैलिस्मन और बीस्ट व्हिप वास्तव में काफी प्रभावी थे। बस उनकी गुणवत्ता बहुत कम थी और वे उच्च श्रेणी के एस्ट्रल बीस्ट्स के लिए ज्यादा खतरा नहीं थे। कितनी अफसोस की बात है, अगर वे भी दुर्लभ श्रेणी के होते तो शायद वे पूरी तरह से अलग होते। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। चू फैंग ने उत्सुकता से कुछ असामान्य बात खोजी। इन खजानों में एक शब्द का उल्लेख किया गया था, लॉर्ड ग्रेट एस्ट्रल बीस्ट। वह क्या है? चू फैंग ने छोटे अल्फ को देखा। जैसे ही छोटी परी बोलने वाली थी, चू फैंग ने उसे घूर कर देखा। बस समझाओ, अपनी राय जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? छोटी अल्फ का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने फिर भी कर्तव्य निष्ठा से कहा, लॉर्ड ग्रेट एस्ट्रल बीस्ट्स।
स्टार्टिंग ग्राउंड के सच्चे राजा। उनमें से हर एक बेहद शक्तिशाली है। वे एस्ट्रल बीस्ट्स के सम्राट हैं। वे विभिन्न रैंकों के बड़ी संख्या में एस्ट्रल बीस्ट्स की कमान संभालते हैं और यहां तक कि जानवरों की बाढ़ लाने की भयानक क्षमता भी रखते हैं। अतीत में 10,000 उम्मीदवारों में से केवल एक ही उनसे मुठभेड़ के बाद बच पाता था। बेशक, यदि आप सफलतापूर्वक लॉर्ड ग्रेट एस्ट्रल बीस्ट का शिकार कर सकते हैं तो इनाम बेहद उदार होगा। छोटे अल्फ की मोहक आवाज सुनकर चू फैंग ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। जब उसने सम्राट शब्द सुना तो चू फैंग को पता चल गया कि ऐसा अस्तित्व कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वो भड़का सके। उसके लिए मरना आसान था। उसे अपना समय लेना चाहिए। उसे पहले सोने के सिक्कों का आदान प्रदान करना पड़ा। चू फैंग ने पुरानी टेबल पर गोल्ड कॉइन एक्सचेंज इंटरफेस पर क्लिक किया। अगले ही पल चू फैंग के सामने एक आभासी स्क्रीन प्रक्षेपित की गई। ये वास्तव में चू फैंग द्वारा छोड़ी गई एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं की संख्या को सटीक रूप से प्रदर्शित करता था। 2460, 40% छूट के साथ उसे एक सोने के सिक्के के बदले में केवल 60 एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं की आवश्यकता थी। इस प्रकार चू फैंग इस बार कुल 41 स्वर्ण सिक्कों का आदान प्रदान कर सका। तो मैं अभी भी कुछ भी खरीदने में सक्षम नहीं हूं, है ना? चू फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने छोटे से योगिनी को अचंभित होकर देखा। तो इतने समय बाद आपके द्वारा बताई गई सभी छूटों के बावजूद मैं अभी भी इसे वहन करने में सक्षम नहीं हूं। योगिनी ने स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की और शर्मिंदगी में हंस पड़ी। मास्टर, नाराज मत होइए। ज्यादा से ज्यादा हम कुछ और एस्ट्रल जानवरों का शिकार करेंगे। चू फैंग ने गुस्से से अपनी आंखें बड़ी कर ली। क्या एक सूक्ष्म जानवर को मारना इतना आसान था? इसके अलावा क्या ये स्थान अधिकतम 2 घंटे तक ही नहीं रहेगा? जब तक वो शिकार से वापस आता बहुत देर हो चुकी होती। मुझे कोई परवाह नहीं छोटे दोस्त, तुम्हें ही कोई रास्ता सोचना होगा। इस समय चू फैंग एक बदमाश की तरह इधर उधर लौट रहा था। चू फैंग के पास कोई विकल्प नहीं था। अब उसके पास एक दुर्लभ खजाना खरीदने के लिए सोने के सिक्के भी नहीं थे। यदि इसे एक सूक्ष्म पशु की आत्मा में परिवर्तित किया जाए तो इसके लिए कम से कम 10,000 की आवश्यकता होगी। चू फैंग इतने कम समय में इतना कुछ कैसे इकट्ठा कर सकता था? हालांकि अल्फ इस जगह के नियमों में से एक था, शायद कोई और तरीका भी था। इस समय चू फैंग केवल अपनी पूरी कोशिश कर सकता था, अन्यथा ऐसे नौसिखिए मार्गदर्शक को रखने का क्या मतलब था जो उसे आसानी से क्रोधित कर सकता था? हो सकता है कि उसके पास कुछ भी ना हो। शायद यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि चू फैंग ने उसे थका दिया था, या शायद छोटी अल्फ ने वास्तव में एक रास्ता सोच लिया था। उसने जल्दी से चू फैंग की चीखें रोक दी। छोटे योगिनी ने अनिच्छा से कहा, सिर्फ एक बार, ऐसा दोबारा मत करना। मेरे अधिकार के भीतर मैं आपको किश्तों में शक्तिशाली राक्षसी स्पर्श विष खरीदने की अनुमति दे सकता हूं। आपके सोने के सिक्के 4 ग्राम खरीद सकते हैं, जो आपके लिए कई एस्ट्रल जानवरों को मारने के लिए पर्याप्त है। जब तक आप 2 घंटे में पर्याप्त मात्रा में एस्ट्रल बीस्ट सोल्स इकट्ठा कर सकते हैं, तब तक आप और अधिक खरीदने के लिए वापस आ सकते हैं। चू फैंग की आंखें तुरंत चमक उठी। देखो, एक रोते हुए बच्चे को दूध पीना था। यदि वो इस नन्हे जीव को निचोड़कर न सुखा दे तो वह हमेशा उससे यह बात छिपाती रहेगी। बेशक चू फैंग अच्छी तरह से जानता था कि यह कार्रवाई निश्चित रूप से छोटे योगिनी के लिए हानिकारक थी, अन्यथा ये बकबक करने वाला ये कहने की पहल करता। हालांकि चू फैंग को अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। अपनी जेब में कुछ अच्छा न रखना चू फैंग का स्वभाव नहीं था। इसके अलावा चू फैंग वास्तव में इस राक्षसी स्पर्श विष के बारे में लालची था। इस चीज से सूक्ष्म जानवरों का शिकार करने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। ये सब पैसा था, तो जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। चू फैंग के आग्रह पर छोटी अल्प अनिच्छा से धीरे धीरे घिसी पिटी मेज की ओर उड़ी। छोटे से योगिनी का पतला हाथ धीरे धीरे मेज पर दबा। इसके तुरंत बाद उसके बगल में लिखा हुआ एनोटेशन बदल गया। 1 ग्राम डेमोनिक टच वैनम दुर्लभ। 1G एक सामान्य श्रेणी के एस्ट्रल बीस्ट को तुरंत मार सकता है। एस्ट्रल बीस्ट की रैंक बढ़ने पर इसका प्रभाव कमजोर हो जाएगा। इसका प्रभाव कमजोर लकवाग्रस्त करने वाला होता है। कीमत 10 सोने के सिक्के। 1 ग्राम डेमोनिक टच वैनम दुर्लभ। 1G एक सामान्य श्रेणी के एस्ट्रल बीस्ट को तुरंत मार सकता है। एस्ट्रल बीस्ट की रैंक बढ़ने पर इसका प्रभाव कमजोर हो जाएगा। इसका प्रभाव कमजोर लकवाग्रस्त करने वाला होता है। कीमत 10 सोने के सिक्के। डेमोनिक टच वैनम, जिसे मूल रूप से एक बैच के रूप में बेचा गया था, वास्तव में 10 भागों में विभाजित किया गया था। यह अच्छा है,
चू फैंग की आंखें बेहद चमकदार थीं। उसने सीधे 4 हिस्से खरीद लिए। अगले ही पल उसके सामने लकड़ी की मेज पर रखा वो भ्रामक खजाने का चित्र वास्तव में धीरे धीरे ठोस होने लगा। कुछ ही समय में इसे पुनर्तः प्रस्तुत कर दिया गया। डेमोनिक टच वेनम के 4 हिस्से लकड़ी की मेज पर बड़े करीने से सजाए गए थे। अद्भुत, चू फैंग ने आह भरी, लेकिन बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। वो लकड़ी के घर से बाहर भागा। उसे जल्दी करनी थी। एक तरफ प्रत्येक खजाने की अवधि केवल 2 घंटे थी, इसके बाद ये समाप्त हो जाती थी। दूसरी ओर, क्या होगा यदि किसी ने अगले 2 घंटों में इस जगह की खोज कर ली और सभी खजानों का आदान प्रदान करने के लिए अंदर चला गया? बेशक, हालांकि दूसरी संभावना भी थी, लेकिन उसकी संभावना बेहद कम थी। संभवतः ऐसे बहुत कम उम्मीदवार थे जिनके स्वर्ण सिक्के चू फैंग के स्वर्ण सिक्कों से आगे निकल सकते थे, है ना? जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो बहुत समय पहले इस स्थान पर आया हो। चू फैंग को इससे सावधान रहना पड़ा। इस प्रकार चू फैंग ने बिल्कुल भी देरी करने की हिम्मत नहीं की और दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके पीछे छोटी अल्फ ने ऊर्जावान चू फैंग को देखा और अपना सिर हिलाया। जैसे कुछ महसूस करते हुए उसने धीरे से कहा, इस स्थान के निर्देशांक 365.236.988। क्या इस अविश्वसनीय स्वामी को यह नहीं पता कि अगर उसे निर्देशांक नहीं पता तो वापस लौटना बहुत मुश्किल है? शुरुआती मैदान में खो जाना आसान है। आगे जाकर चू फैंग ने भी छोटी अल्फ की बुदबुदाहट सुनी। वो इस बात से नाराज नहीं था कि उसे दोषी ठहराया जा रहा था, लेकिन छोटे अल्फ के शब्दों ने अचानक चू फैंग को याद दिला दिया। यह सही है। क्या तीसरे मास्टर बाओ ने मुझे उस समय निर्देशांकों का एक सेट नहीं बताया था? वो बहुत रहस्यमय था। उसने इसे पूरी तरह से नहीं समझाया। मुझे आश्चर्य है कि वहां क्या अच्छी चीजें हैं। हालांकि चूंकि इसे स्काई ट्रेजर पवेलियन द्वारा अंतिम खजाने के रूप में लगभग नीलाम कर दिया गया था, इसलिए ये बुरा नहीं होना चाहिए, है ना? चू फैंग को तुरंत दिलचस्पी हो गई। उन्होंने जल्दी से पूछा, छोटे दोस्त, उम्मीदवार को इस प्रारंभिक भूमि में निर्देशांक कैसे ढूंढना चाहिए? चू फैंग बहुत खुश था। छोटे अल्फ ने सहजता से कहा, आप अपने आप निर्देशांक का पता नहीं लगा सकते हैं जब तक कि आप प्रारंभिक भूमि के पूरे ग्रिड को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा विशेषज्ञ शाही दरबार में प्रवेश करता है तो मुझे डर है कि उसे किसी भी मूल्यांकन से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए यदि उम्मीदवार निर्देशांक का पता लगाना चाहता है तो केवल एक ही तरीका है, एक निश्चित संख्या में सोने के सिक्के खर्च करें और नियमों से उन्हें खोजने में मदद मांगें। दूरी जितनी अधिक होगी उतने ही अधिक सोने के सिक्कों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा स्थान निर्धारण के बाद जब तक आप प्रारंभिक स्थल पर हैं, आप हमेशा निर्देशांकों के स्थान को महसूस कर सकते हैं। चू फैंग अवाक था। इस घटिया जगह पर हर चीज के लिए पैसे क्यों खर्च करने पड़ते हैं? हालांकि चू फैंग को अचानक एहसास हुआ कि उसे ये पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने बैठा ये छोटा सा बच्चा सीधे निर्देशांक ढूंढने में सक्षम है। चू फैंग की तीखी निगाहों से घूरे जाने पर वो असहज महसूस कर रही थी। छोटे योगिनी ने चतुराई से कहा, मुझे आश्चर्य है कि मास्टर कौन से निर्देशांक ढूंढना चाहते हैं। मैं यह आपके लिए कर सकता हूँ। चू फैंग ने संतोष में सिर हिलाया और स्पष्ट रूप से कहा, 928.753.688। क्या यह हमारे करीब है? अगर यह है तो चलो वहां चलते हैं। छोटी सी परी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली और ध्यान से सोचने लगी। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और चू फैंग की उत्सुक निगाहों के नीचे धीरे से अपना सिर हिलाया। मास्टर, ये बहुत दूर है। अकेले यात्रा करने में शायद कुछ दिन लगेंगे। इसके अलावा वो स्थान पहले से ही शुरुआती मैदान के केंद्र के बहुत करीब है। वहां अनगिनत शक्तिशाली एस्ट्रल जानवर है। क्या आप वाकई अब जाना चाहते हैं? चू फैंग ने भौं उठाई। ये वास्तव में प्रारंभिक भूमि के केंद्र में था। चू फैंग को और भी यकीन हो गया कि निर्देशांकों के पीछे निश्चित रूप से कुछ अच्छा छिपा हुआ था। दुर्भाग्यवश दूरी थोड़ी अधिक थी, इसलिए वो फिलहाल वहां नहीं जा सके। उसे पहले इधर उधर घूमकर पर्याप्त सोने के सिक्के इकट्ठा करने चाहिए। मन में एक योजना बनाकर चू फैंग ने अब और विलंब नहीं किया। उसने दानव संहारक को बाहर निकाला और ध्यानपूर्वक उस राक्षसी स्पर्श विष को, जो उसने अभी अभी प्राप्त किया था, ब्लेड पर लगा दिया। इस चीज के साथ भले ही मुझे पिछले शाही राजा का फिर से सामना करना पड़े, मुझे डर है कि मैं इससे आसानी से निपट सकता हूं, है ना? चू फैंग ने खुशी से सोचा। सब कुछ तैयार था। चू फैंग ने पहले तो घिसे पिटे लकड़ी के घर के चारों ओर चक्कर लगाया, फिर अपनी तलवार की चमक से उसके आसपास के दर्जनों ऊंचे पेड़ जमीन पर गिर पड़े।
ढहे हुए पेड़ों ने खजाने का भंडार पूरी तरह से दफन कर दिया। गिरे हुए पत्ते नीचे तैरकर आ गए और दरारों को भर दिया। ताली बजाते हुए चू फैंग ने संतोष से अपनी उत्कृष्ट कृति को देखा। यह व्यक्ति वास्तव में खजाने की दुकान को छुपाना चाहता था ताकि अन्य लोग उसे खोज न सकें। यद्यपि यह छिपाव थोड़ा स्पष्ट लग रहा था, लेकिन क्या होगा अगर वास्तव में कोई अंधा हो? चू फैंग ने खजाने की दुकान छुपा दी। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि यह उपयोगी है या नहीं। खैर, ये थोड़ा अधिक आरामदायक था। इसके अलावा मात्र 2 घंटों में किसी के दोबारा वहां से गुजरने की संभावना अपेक्षाकृत कम थी। संतुष्ट होकर चू फैंग वहां से चला गया और अपनी शिकार यात्रा शुरू कर दी। 2 घंटे में 10,000 एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं को इकट्ठा करना काफी कठिन था। हालांकि राक्षसी स्पर्श विष की मदद से अभी भी आशा थी। चू फैंग को अभी भी कुछ आत्मविश्वास था। उसका शरीर सघन सूक्ष्म शक्ति से घिरा हुआ था। उसकी भूत सी आकृति घने जंगल में बेतहाशा घूम रही थी, लेकिन इससे कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ। जल्द ही उसने देखा कि एक धब्बेदार अजगर बाल्टी जितना मोटा था और कुछ ही दूर पर एक ऊंचे पेड़ की शाखा से लिपटा हुआ था। उसका पूरा शरीर हल्के बैंगनी रंग के तराजू से लिपटा हुआ था। उसकी ठंडी आंखें खुलती और बंद होती थी और वह धीरे धीरे अपनी जीभ हिलाता हुआ चुपचाप शिकार के गुजरने का इंतजार कर रहा था। छोटे एल्फ ने उसकी ओर देखा और फुसफुसाया, यह एक उच्च स्तरीय जानवर जनरल है, एक बैंगनी धारीदार अजगर। ताकत के मामले में यह शाही राजा के बराबर है, लेकिन यह अधिक चुस्त है। इसका अनोखा कौशल मौत की उलझन है। बैंगनी धारीदार अजगर की कमजोरी यह है कि इसके सिर के 7 इंच नीचे एक गहरा बैंगनी रंग का स्केल होता है। इसका दिल इसके नीचे छिपा होता है। चू फैंग ने छोटे एल्फ पर नजर डाली। यह एक नौसिखिया गाइड की व्यावसायिकता थी। बिना कोई जवाब दिए चू फैंग चुपचाप उसके पास गया। सुरक्षा के लिए आकाश के धधकते पंख पहले से ही उसके पीछे प्रकट हो गए थे। शाही राजा को मारने से बचा हुआ देवदूत रक्तसार अभी खत्म नहीं हुआ था। अब इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। उसने अपने पंख धीरे से फड़फड़ाए। चू फैंग धनुष से छूटे तीर की तरह निकला। बैंगनी धारीदार अजगर के करीब पहुंचने से पहले तक छाया में छिपे इस शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। चू फैंग की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसने उस गहरे बैंगनी रंग के स्केल पर निशाना साधा जिसका उल्लेख छोटे एल्फ ने किया था और अचानक अपने हाथ में लिए हुए डेमन स्लेयर से उस पर वार कर दिया। सिजल, गहरा बैंगनी रंग का पैमाना टूट गया। हालांकि जैसे ही चू फैंग ने डेमन स्लेयर को बैंगनी धारीदार अजगर के शरीर में घुसाने और उसे एक ही वार में मारने की योजना बनाए, बैंगनी धारीदार अजगर, जो घात लगाए बैठा था, को आखिरकार खतरे का आभास हो गया। आखिरकार वह एक उच्च स्तरीय जानवर जनरल था और उसकी प्रतिक्रिया की गति बेहद तेज थी। जब उसे जीवन मृत्यु का संकट महसूस हुआ तो उसने तुरंत अपने शरीर को पागलों की तरह घुमाया। उसके चिकने और महीन तराजू दर्पण की तरह थे, जिससे चू फैंग का दानव कातिल फिसल गया और कट गया। सौभाग्य से डेमन स्लेयर शक्तिशाली और भारी था। जब उसने बैंगनी धारीदार अजगर के मांस के टुकड़े को काटा तो हर जगह चिंगारियां उड़ी। दानव कातिलों पर मौजूद राक्षसी स्पर्श विष ने उसमें घुसने का अवसर ले लिया। दर्द से कराहते हुए बैंगनी धारीदार अजगर ने तुरंत अपनी लंबी पूंछ को घुमाया और माउंट ताई की तरह चू फैंग पर कोड़ा मारा। यदि उसे गोली लग जाती तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाता, भले ही उसकी मृत्यु न होती। ये देखकर चू फैंग अचानक पीछे हट गया। वो सैकड़ों मीटर दूर तक उड़कर वापस भी चला गया। वो चुपचाप उस बैंगनी धारीदार अजगर को पागलों की तरह वहीं लौटते हुए देखता रहा। क्या राक्षसी स्पर्श विष प्रभावी हो गया है? चू फैंग को एहसास हो गया कि बैंगनी धारीदार अजगर की जीवन शक्ति में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा था। उसके पास उसका पीछा करने का भी समय नहीं था। जब तुम नीचे होगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चू फैंग ने अचानक एक दिव्य शरीर को बुलाया और उसे एकीकृत कर दिया। उसकी आभा तुरंत बढ़ गई। इस अवस्था में चू फैंग बैंगनी धारीदार अजगर से सीधे तौर पर लड़ सकता था। अब तो बैंगनी धारीदार अजगर खुद की देखभाल भी नहीं कर सकता था। कुछ ही क्षणों में वो बैंगनी धारीदार अजगर के पीछे पुनः प्रकट हो गया। उसने फिर से उस जीव के महत्वपूर्ण अंग पर वार किया। इस समय राक्षसी स्पर्श विष बैंगनी धारीदार अजगर के शरीर में कहर बरपा रहा था। तीव्र जंग के कारण वो हिल भी नहीं पा रहा था। चू फैंग से पहले ये किसी जीवित लक्ष्य से अलग नहीं था। वो अचानक नीचे गिरा। दरार, दानव संहारक के भयानक वजन के कारण बैंगनी धारीदार अजगर वास्तव में 2 टुकड़ों में कट गया। उसका मांस काला बैंगनी हो गया था और उसमें से हल्की दुर्गंध आ रही थी। उसके खाते में एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं के प्रवेश की आवाज सुनी जा सकती थी।
उच्च श्रेणी के जानवर जनरल 1 का शिकार किया। एस्ट्रल बीस्ट सोल 3000 प्राप्त किया। हॉन्फना, इसे ऐसे ही मार दिया गया। चू फैंग ने हॉन्फते हुए कहा, ये राक्षसी स्पर्श विष इतना शक्तिशाली है, कुछ ही सांसों में इसने वास्तव में एक उच्च स्तरीय जानवर जनरल को इस हद तक पीड़ा पहुंचाए। किसी को यह जानना था कि डेमन स्लेयर ने अभी अभी पर्पल स्ट्राइप्ड पाइथन को केवल हल्का सा छुआ था। पर्पल स्ट्राइप्ड पाइथन के शरीर में घुसा हुआ डेमनिक टच वेनम अधिकतम 0.1 ग्राम था। फिर भी बैंगनी धारीदार अजगर को अभी भी यह इच्छा हुई कि काश वो मर जाता। चू फैंग के हमले का सामना करते हुए उसे भागने का समय भी नहीं मिला और वह आसानी से मारा गया। जंगली सुअर राजा का शिकार करने की कठिनाई को याद करें तो ये बस 2 अलग अलग स्तर थे। अच्छी चीज, चू फैंग की आंखें चमक उठी। उसने दानव संहारक के तीखे ब्लेड का सावधानीपूर्वक आकलन किया। इस समय ब्लेड ने राक्षसी स्पर्श विष के प्रभाव में बुराई का एक निशान प्रकट किया। लगता है मुझे भविष्य में शिकार करने के लिए शक्तिशाली जानवर जनरलों का चयन करना होगा। चू फैंग ने बुदबुदाया, अन्यथा यह इसके लायक नहीं होगा। यदि एक सूक्ष्म पशु का शिकार करने के लिए 0.1 ग्राम दानव स्पर्श विष की आवश्यकता होती है, तो भी यह लगभग 100 सूक्ष्म पशु आत्माओं के बराबर था। यदि उसने कुछ निम्न श्रेणी के पशु जनरलों को मार दिया, तो संभवतः उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। लाभ कमाने के लिए उसे कम से कम एक मध्यम श्रेणी के पशु जनरल को मारना पड़ा। चू फैंग ने कुछ देर तक आह भरी, फिर उसने आलस्य करना बंद कर दिया और अपनी शिकार यात्रा जारी रखी। इस शिकार क्षमता के साथ 2 घंटे में 10,000 एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं को इकट्ठा करना असंभव नहीं था। अगले ही क्षण प्रारंभिक भूमि के बाहरी क्षेत्र में अंधेरे में एक भूत छिपा हुआ दिखाई दिया। जबकि अन्य लोगों का सर्वव्यापी सूक्ष्म जानवरों द्वारा पीछा किया जा रहा था, चू फैंग ने पहले से ही चुनना शुरू कर दिया था। दर्जनों सैनिक स्तर के एस्ट्रल जानवर, वे बहुत कमजोर हैं। वे कृपाण का उपयोग करने के लायक नहीं है। मैं उन्हें लात मारकर मार डालूंगा। शिकार सैनिक ग्रेड एस्ट्रल बीस्ट 35, प्राप्त एस्ट्रल बीस्ट आत्मा 120। अरे, कुल 6 मध्यम श्रेणी के एस्ट्रल जानवर। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे विष बचाना चाहिए। उन्हें एक मुक्का से मार डालो। शिकार करने वाला मध्यम श्रेणी का जानवर जनरल 6, प्राप्त किया गया एस्ट्रल बीस्ट सोल 1500। हे भगवान, क्या मैं किसी जानवर की मांद में गिर गया हूं? 3 उच्च स्तरीय जानवर सेनापति। मैं अमीर हूं, लगता है मुझे इस बार अपनी कृपाण का उपयोग करना होगा। उच्च श्रेणी के जानवर का शिकार करने वाला जनरल 3, एस्ट्रल बीस्ट सोल प्राप्त किया 6000। पर्याप्त हत्या करने के बाद चू फैंग ने मोटे तौर पर अपने अनुभव का सारांश दिया। सैनिक श्रेणी के एस्ट्रल जानवर कुछ छोटे भगवान योद्धाओं के बराबर थे। वे दयनीय रूप से कमजोर थे। निम्न श्रेणी के जानवर सेनापति बहुत मजबूत नहीं थे। अधिक से अधिक वे मध्यवर्ती भगवान स्तर के शिखर पर थे। वो उन्हें एक मुक्का मारकर भी मार सकता था। केवल एक मध्यम श्रेणी का जानवर जनरल ही चू फैंग के ध्यान के योग्य था। वो अपनी कृपाण का उपयोग करता है या नहीं, यह वास्तविक स्थिति पर निर्भर करता है। वो उन्हें नंगे हाथों से भी मार सकता था, लेकिन इसमें अधिक समय लगता। उच्च श्रेणी के जानवर सेनापति कुछ शीर्ष श्रेणी के महान देवताओं के बराबर थे और उनसे निपटना अपेक्षाकृत कठिन था। हालांकि राक्षसी स्पर्श विष के साथ वे कुछ भी नहीं थे। इस प्रकार शुरुआती मैदान की परिधि में चू फैंग को अजेय कहा जा सकता है। जब वह पागलपन से शिकार कर रहा था, तो उसने अपने आसपास के सभी उच्च श्रेणी के एस्ट्रल जानवरों को लगभग मार डाला। कुछ दूरी पर कुछ अभ्यर्थियों का समूह, जो अभी अभी बचकर आया था, आश्चर्य से चारों ओर देख रहा था। मेरा मतलब है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो उत्परिवर्तित जानवर अभी हमारा पीछा कर रहे थे, वे हिल नहीं रहे हैं? उच्च श्रेणी के जानवर का शिकार करने वाला जनरल 1, एस्ट्रल बीस्ट सोल प्राप्त किया 2500। शिकार करने वाला मध्यम श्रेणी का जानवर जनरल 3, एस्ट्रल बीस्ट सोल 1000 प्राप्त किया। लगातार सूचनाएं सुनकर चू फैंग को पहली बार क्षेत्र को साफ करने की खुशी महसूस हुई। अगर उसका सामना ताकतवर जानवर जनरलों से होता, तो वह दानव संहारक का इस्तेमाल करता और कुछ राक्षसी स्पर्श विष का सेवन करता। अगर उसका सामना कमजोर जानवर जनरलों से होता, तो वो उन्हें अपने नंगे हाथों से पीट पीट कर मार डालता। जहां तक सैनिक श्रेणी के एस्ट्रल जानवरों की बात है, वो उनमें से बहुतों को सिर्फ एक सांस से कुचल सकता था। चाहे उनमें से कितने भी आए, वे कोई खतरा नहीं थे। इस प्रकार केवल 1 घंटे में चू फैंग को पता चला कि उसने 10,000 एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं एकत्र कर ली थी। हालांकि जब किस्मत ने साथ दिया, तो वो इसे रोक नहीं सका।
अंत में उसने लगभग 2 घंटे तक हत्या की और कुल 30,000 एस्ट्रल बीस्ट सोल प्राप्त किए। जब उसने देखा कि समय कम है तो वह वापस लौट आया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अनजाने में कितनी दूर भाग गया था। अंत में उसके पास आकाश के धधकते पंखों का उपयोग करने और देवदूत रक्तसार की 3 बूंदों के साथ उस खजाने की दुकान की ओर दौड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था जिसे उसने पहले चिन्हित किया था। सौभाग्यवश जैसे ही यह खजाना पुनः प्रकट होने वाला था, वह वापस भाग आया। एक अचानक घूंसे से उसने खजाने की दुकान पर दबी सारी पत्तियां मिटा दी। चू फैंग सीधे जीर्ण लकड़ी के घर में भाग गया। उन्होंने सोने के सिक्कों के बदले में विनिमय करने का विकल्प चुना। कुल 30,100 एस्ट्रल बीस्ट सोल्स, 8वीं श्रेणी के राजा स्तर के अधिकारी पर 60% की छूट थी। कुल 500 सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे। उसके खाते में एस्ट्रल बीस्ट सोल्स का केवल एक अंश ही बचा था। उसने जल्दी से मेज पर रखी 2 दुर्लभ चीजों का आदान प्रदान किया। तभी चू फैंग ने राहत की सांस ली। उसने अपने पास रखे रेतगढ़े पर नजर डाली। अंदर की रेत अभी अभी खत्म हुई थी। उसके पास अभी भी 341 सोने के सिक्के बचे थे। चू फैंग को जल्दी नहीं थी, वो अगली बार का इंतजार करेगा। ओह, बिल्कुल सही, चू फैंग ने आह भरी। उसके बगल में स्थित लकड़ी का जर्जर मकान धीरे धीरे भ्रामक होने लगा और अंततः पूरी तरह से गायब हो गया। चू फैंग खाली वर्षा वन में पुनः प्रकट हुआ। तभी उसे अपने दिल में सवाल पूछने का मौका मिला। छोटे दोस्त, मुझे अभी अचानक एक सवाल सूझा। तुमने कहा कि मेरा 10 मिलियन ग्रेड असेसमेंट लक्ष्य है। क्या इसका मतलब यह है कि मेरे खाते में एक बार में 10 मिलियन एस्ट्रल बीस्ट सोल होने चाहिए? उदाहरण के लिए, एस्ट्रल बीस्ट सोल्स जिन्हें मैंने सोने के सिक्कों के बदले में एक्सचेंज किया है, क्या वे अभी भी गिने जाते हैं? चू फैंग वास्तव में हैरान था। यदि एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं को सोने के सिक्कों के बदले में बदले जाने के बाद नजरअंदाज कर दिया गया, तो उसके मिशन की कठिनाई बढ़ जाएगी। आखिरकार उसके लिए सोने के सिक्कों के बदले में कुछ न लेना असंभव था। अंत में मूल्यांकन पूरा करने के लिए उसे लाखों एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं को एकत्रित करना पड़ सकता है ना? सौभाग्यवश इस बार छोटे अल्फ ने निश्चित उत्तर दिया। मास्टर, आपका मूल्यांकन मिशन संचित हो गया है। भले ही आपने उन्हें सोने के सिक्कों के लिए एक्सचेंज किया हो, लेकिन संचित मूल्य हमेशा वही रहेगा। उदाहरण के लिए, आपका मूल्यांकन लक्ष्य पहले ही 32,560 तक पहुंच चुका है। ये शब्द सुनकर चू फैंग ने राहत की सांस ली। यह नियम काफी मानवीय था। अन्यथा यह अज्ञात था कि क्या वो अपने जीवन में प्रारंभिक अवस्था से बाहर निकल पाएगा। अपना सिर नीचे करते हुए चू फैंग ने उन 2 दुर्लभ खजानों पर एक नजर डाली जो उसने अभी अभी प्राप्त किए थे। आदिकालीन अराजकता मात्र शिशु यंत्र का तो जिक्र ही न करें, ये फिलहाल बेकार था। हालांकि चू फैंग को शक्तिशाली राक्षसी स्पर्श विष बहुत पसंद था। इस दौरान उसने सचमुच देखा कि यह चीज कितनी शक्तिशाली थी। हाथ में राक्षसी स्पर्श विष के साथ चू फैंग को उच्च स्तरीय जानवर जनरल को आसानी से मारने के लिए ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। ये कार्यकुशलता पहले की तुलना में बहुत अधिक थी। पहले के बचे हुए 2 ग्राम को मिलाकर चू फैंग के पास अभी भी कुल 8 ग्राम राक्षसी स्पर्श विष था। यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो वह आसानी से लाखों सूक्ष्म जंतुओं की आत्माओं को एकत्रित कर सकता है। उस समय हाथ में पैसा होने पर भले ही वो किसी अन्य खजाने की दुकान का सामना करता हो, वह खाली हाथ नहीं लौटेगा। उत्तम, चू फैंग अधिकाधिक प्रेरित होता गया। उसने उबे हुए योगिनी की ओर देखा और अचानक अपना हाथ हिलाया। चलो मूल तक चलते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि तीसरे मास्टर बाओ ने मुझे जो रहस्यमय निर्देशांक दिए हैं, उनमें कौन सी अच्छी चीजें छिपी हैं। मुझे उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। चू फैंग उत्सुकता से भर गया। छोटे अल्फ के अनुसार प्रारंभिक भूमि की परिधि में सबसे मजबूत एस्ट्रल जानवर एक उच्च स्तरीय जानवर जनरल के स्तर का था। जब तक उनका सामना पशु ज्वार से नहीं होता, तब तक यह असंभव था कि उनका सामना शीर्ष स्तर के पशु जनरलों और प्रभु स्तर के पशु जनरलों से होता। चू फैंग के लिए परिधि में रहना सुरक्षित था, लेकिन अंदर से वो एक सतर्क व्यक्ति नहीं था। वो कोर सर्किल में जाकर इसका जायजा कैसे नहीं ले सकता था? इसके अलावा रहस्यमय निर्देशांक उसे लुभा रहे थे। चू फैंग खुद को कैसे रोक सकता था? हालांकि ये यात्रा बहुत दूर थी, इसमें शायद कुछ दिन लगेंगे। बेशक चू फैंग पहले से ही तैयार था। उसे चाहे जहां भी जाना हो, शिकार करना ही पड़ता था, और रास्ते में उसे शायद कई एस्ट्रल जानवरों का सामना करना पड़ता। जब तक वह रास्ते में कुछ शिकार करता, निश्चित रूप से उनमें से बहुत सारे होते। एक तीर से 2 निशाने। चू फैंग बहुत उत्साहित था और उसने तुरंत रवाना होने का निर्णय लिया।
उसका शरीर धीरे धीरे उस स्थान से गायब हो गया। चू फैंग ने जल्दबाजी नहीं की, साथ ही वो आसपास के संभावित सूक्ष्म जानवरों की जांच करता रहा। वो चलकर रुक गया। अगर उसे कोई एस्ट्रल बीस्ट मिल जाता तो वो उसे सीधे मार देता। उसे ग्रेड की परवाह नहीं थी। आखिरकार मच्छर चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो मांस ही तो था। चू फैंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ ही दिनों में चू फैंग ने वास्तव में धीरे धीरे 100,000 से अधिक एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं एकत्र कर ली। दूसरे शब्दों में, वहां कम से कम 2000 सोने के सिक्के थे। यह एक ऐसी संख्या थी जिसके बारे में चू फैंग ने पहले सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। बेशक, चूंकि उसने कभी खजाने के भंडार का सामना नहीं किया था, चू फैंग किसी भी चीज का आदान प्रदान करने में असमर्थ था। वो जल्दी में नहीं था। खैर, जो बत्तख उसे मिली थी वो उड़ नहीं सकी। जैसे ही चू फैंग आहें भर रहा था, उसने अचानक अपने बगल में बैठे योगिनी को चिल्लाते हुए सुना, मास्टर, हम लगभग आपके बताए गए निर्देशांक पर पहुंच चुके हैं। ये शब्द सुनकर चू फैंग ने अपनी भौहें उठाईं। अंततः उसे वो मिल गया। वो पहले से ही शुरुआती मैदान के केंद्र के करीब था, है ना? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सूक्ष्म जंतुओं की आवृत्ति और गुणवत्ता में बहुत वृद्धि हुई थी। चलो चले, गति बढ़ाओ। चू फैंग पहले से ही अधीर था। उसकी गति तुरंत बढ़ गई, यहां तक कि अगर उसके सामने दाईं ओर एक उच्च स्तरीय जानवर जनरल भी था तो उसे परवाह नहीं थी। अंत में छोटे योगिनी के मार्गदर्शन में वो 1 और घंटे तक दौड़ता रहा। जैसे ही चू फैंग शाप देने वाला था, एक घिसा पिटा लकड़ी का घर अचानक उसके सामने आ गया। छोटी परी ने अपने छोटे हाथ से इशारा किया, मास्टर, यही है। चू फैंग ने अपनी भौं उठाए। उसकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। क्या ये हो सकता है कि जिन रहस्यमय निर्देशांकों का मैं इंतजार कर रहा हूं, वे एक साधारण खजाने की दुकान है? बेशक, खजाने की दुकान वास्तव में बुरी नहीं थी। आखिरकार चू फैंग पिछले कुछ दिनों से लगातार खोज कर रहा था और उसे दूसरा खजाना नहीं मिला था। हालांकि यह अभी भी वह नहीं था जिसकी चू फैंग ने उम्मीद की थी। क्या यह समन्वय हो सकता है कि स्काई ट्रेजर पवेलियन भी एक खजाने की दुकान हो सकती है? चू फैंग को इस पर विश्वास नहीं हुआ। अचानक चू फैंग को कुछ सूझा। यह सही नहीं है। क्या साधारण खजाने की दुकानें 2 घंटे में गायब नहीं हो जाएंगी? स्काई ट्रेजर पवेलियन के जासूसों द्वारा अब तक भेजी जा रही खबरों से लगता है कि यह चीज यहां 10 दिनों से ज्यादा समय से रही होगी, है ना? कौन सा खजाना यहां इतने लंबे समय तक खड़ा रह सकता है? ये सोचकर चू फैंग की आंखों में फिर से आशा जल उठी। ये घिसा पिटा लकड़ी का घर साधारण नहीं लगता। चू फैंग ने अपने आसपास का निरीक्षण किया। तभी उसे एहसास हुआ कि चारों ओर भयानक सन्नाटा था। जब से वो जीर्ण शीर्ण लकड़ी के घर की सीमा में दाखिल हुआ था, उसने इतने लंबे समय के बाद एक भी सूक्ष्म जानवर नहीं देखा था। प्रारंभिक भूमि के मुख्य क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों की सघनता को देखते हुए यह एक अविश्वसनीय घटना थी। किसी कारण से चू फैंग को लगा कि यह घिसा पिटा लकड़ी का घर रहस्य का संकेत दे रहा है। यह घिसा पिटा लकड़ी का घर निश्चित रूप से सरल नहीं है। चलो अंदर चलें और देखें, चू फैंग ने दृढ़ता से कहा और ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को प्रोत्साहित कर रहा हो। फिर उसने उस घिसे पिटे लकड़ी के घर का दरवाजा धक्का देकर खोला। जब वो अंदर गया तो सड़न की बदबू आ रही थी। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। दरारों से रिसती धूप के माध्यम से वो देख सकता था कि घिसे पिटे लकड़ी के घर की दीवारें पहले से ही मकड़ी के जालों से घनीभूत थीं। चू फैंग अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। वो धीरे धीरे अंदर चला गया। टकरा जाना। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अनजाने में शराब की खाली बोतलों के ढेर को नीचे गिरा दिया हो, जिससे चटचटाहट की आवाजें आ रही थीं। चू फैंग ने खुद से कहा, यह जगह उन खजाने की दुकानों से बिल्कुल अलग लगती है। क्या इसे छोड़ दिया गया होगा? यद्यपि खजाने की दुकान पहले से ही बहुत जीर्ण शीर्ण दिख रही थी, लेकिन वास्तव में इसका अंदरूनी भाग काफी साफ और सुव्यवस्थित था। कम से कम यहां तो ऐसा नहीं था, जहां उतरने के लिए भी जगह नहीं थी। क्या यह सचमुच बर्बाद हो सकता है? चू फैंग ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि चूंकि वो पहले से ही यहां था, इसलिए उसने एक नजर डालने का फैसला किया। उन्होंने केवल अपनी नाक को अपनी हथेली से ढक लिया। उन्हें डर था कि इस ढलान वाली जगह में जहरीली गैस का हमला हो सकता है। जैसे ही वो इधर उधर टटोल रहा था, वो अचानक लड़खड़ा गया और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। अरे, यह क्या है? चू फैंग हैरान रह गया। वो तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने अचानक अपने हाथ में दानव कातिल को पकड़ लिया और बेहद सतर्क हो गया। उसे बिना पता चले लगभग गिरा देना, यह क्या चीज थी?
जैसे ही चू फैंग उलझन में था, उसके पैरों के नीचे से एक हल्की सी दर्दनाक कराह आई। हम शाही दरबार के महान गुरु, मैं तो बस हल्की नींद में था, मुझे क्यों कुचलकर मार डाला गया? उसकी आवाज उस घिसे पिटे लकड़ी के घर में गूंज रही थी। चू फैंग इतना डर गया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही क्षण हवा में से पीले लैंप प्रकट हो गए। एक के बाद एक वे जल उठे और तुरंत ही पूरे लकड़ी के घर का अंधेरा दूर हो गया। चू फैंग को पूरा दृश्य देखने को मिला। उसके पैरों के नीचे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसका चेहरा दाढ़ी से भरा हुआ था। उस गंदे बूढ़े आदमी के बाल मुर्गी के घोंसले की तरह अस्त व्यस्त थे, जिनमें कुछ भूसा और सूखी पत्तियां भी मिली हुई थीं। चू फैंग ने अपने होंठ दबा लिए। इस आदमी ने उसे ऐसा कैसे बना दिया? एक भिखारी भी तो ऐसा नहीं होगा, है ना? बेशक, चू फैंग अभी भी बेहद सतर्क था। जब वो पहली बार अंदर गया तो उसे किसी भी जीवित प्राणी का आभास नहीं हुआ। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में उसकी धारणा को आसानी से धोखा देने में सक्षम था। अगर उसने उसे कम आंकने की हिम्मत की, तो चू फैंग को डर था कि उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि वह कैसे मर गया। क्या ये हो सकता है कि यह व्यक्ति भी उम्मीदवार था? क्या बहुत से लोगों को इन निर्देशांकों के बारे में पता था? चू फैंग संदेह से भर गया, हालांकि वो अभी भी सावधान और चौकन्ना था। उसने योजना बनाई कि अगर कोई हलचल हुई तो वह पहले हमला करेगा। चाहे इस बूढ़े आदमी को मारना हो या भागना हो, पहल उसके हाथ में ही होनी थी। इस समय उसके बगल में बैठी छोटी परी उस लापरवाह बूढ़े आदमी के चारों ओर नाच रही थी और उसे ध्यान से देख रही थी, मानो वो किसी बात के बारे में सोच रही हो। अचानक उस लापरवाह बूढ़े आदमी ने मक्खी की तरह अपना हाथ हिलाया और दुखी होकर बोला, छोटे दोस्त, तुम ओल्ड पोर्टर के सामने क्यों उड़ रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया कि एक बुजुर्ग के साथ ऐसा करना बहुत अशिष्टता है? ये सुनकर, इससे पहले कि छोटी अल्फ प्रतिक्रिया कर पाती, चू फैंग अचानक चौंक गया। उसे याद आया कि छोटी सी परी ने एक बार कहा था कि वह नियमों का अवतार है, उसके अलावा कोई भी उसे नहीं देख सकता था। लेकिन अब क्यों? उस समय नन्ही परी को अचानक एहसास हुआ। उसने पलटकर चू फैंग की तरफ देखा और चिल्लाई, मास्टर, अब मुझे याद आ गया। ये लापरवाह बूढ़ा आदमी भी नियमों द्वारा बनाया गया था। वो कोई सच्चा जीवित प्राणी नहीं है, और वो कोई उम्मीदवार नहीं है। वह मेरे जैसा एक मार्गदर्शक है। चू फैंग ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। क्या उसके सामने खड़ा अत्यंत यथार्थवादी प्राणी वास्तव में नियमों द्वारा निर्मित था? दूसरे शब्दों में, यह आदमी एक एनपीसी था। अतीत में, जब वह पृथ्वी पर ऑनलाइन गेम खेलता था, तो एनपीसी उसके लिए कोई अजनबी नहीं था। इन्हें आमतौर पर खेल में कथानक को सुगम बनाने, मार्गदर्शन देने, जानकारी प्राप्त करने आदि के लिए रखा जाता था, ताकि खेल का मजा बढ़ सके। क्या यह बूढ़ा आदमी ऐसा अस्तित्व रख सकता है? चू फैंग ने अपनी थोड़ी रगड़ी और महसूस किया कि उसका अनुमान सही होना चाहिए। अन्यथा, नियमानुसार यहां बिना किसी कारण के लकड़ी का घर क्यों रखा जाएगा? अंदर केवल एक भिखारी जैसा बूढ़ा आदमी था। चू फैंग को धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि इस शुरुआती मैदान की सेटिंग उन ऑनलाइन गेम्स की तरह होती जा रही थी जो उसने अतीत में खेले थे। तुरंत चू फैंग की दिलचस्पी बढ़ गई। खेल में एनपीसी की उपस्थिति का क्या मतलब था? यह एक अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि चू फैंग ने चारों ओर देखा और इस बूढ़े आदमी के बारे में कुछ भी अलग नहीं देख सका। वो इसे कैसे शुरू कर सकता है? चू फैंग ने भौं उठाए। बातचीत करने की कोशिश करें। क्या अतीत में खेल ऐसे ही नहीं होते थे? बस नमस्ते कहना और उनका स्नेह बढ़ाना अच्छा था। लेकिन इससे पहले कि चू फैंग बोल पाता, उस लापरवाह बूढ़े आदमी ने अचानक बोलने की पहल कर दी। बच्चे, क्या तुम ओल्ड पोर्टर की जांघ से अपना पैर हटा सकते हो? तुम्हारे हाथ में जो ब्लेड है, वो बहुत भारी है। यह ओल्ड पोर्टर को कुचलकर मार डालेगा। तभी चू फैंग उसमें से बाहर आया। उसने जल्दी से अपना पैर पीछे खींच लिया। हालांकि वो मन ही मन सदमे में था। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में सरल नहीं था। एक नज़र में ही वो बता सकता था कि उसका डेमन स्लेयर असाधारण था। सर, मुझे बहुत खेद है। मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया। चू फैंग ने माफी मांगी। फिर उन्होंने पहले के खेलों को याद किया और महसूस किया कि अगली प्रक्रिया मिशन को शुरू करने की होनी चाहिए, है ना? जैसी कि उम्मीद थी, चू फैंग के ये शब्द कहने के ठीक बाद वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, मैं कोई तुच्छ व्यक्ति नहीं हूं। तुम एक विनम्र युवक हो। मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूं। ये कैसा रहेगा? मेरे पास यहाँ एक सौदा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम इसमें रुचि रखते हो? चू फैंग ने भौं उठाई। ये यहाँ है। लेकिन क्या यह इतना आसान था? क्या इसे उनके दरवाजे पर दस्तक देने की पहल माना गया? चू फैंग हैरान था।
फिर भी उसने उस लापरवाह बूढ़े आदमी की बात सुनना जारी रखने का फैसला किया। सम्माननीय मिस्टर ओल्ड पोर्टर, आप एक सराहनीय बुजुर्ग हैं। आपके साथ व्यापार करने का मौका मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस तरह का सौदा है, मिस्टर ओल्ड पोर्टर। बूढ़ा आदमी चू फैंग के जवाब से बहुत संतुष्ट था। उसका झुर्रीदार चेहरा फूल की तरह खिल रहा था। बुद्धिमान युवक, मैं एक कीमियागर हूं जो यहां तक आया है। मुझे कीमिया के लिए बड़ी संख्या में एस्ट्रल 20 सोल की जरूरत है। क्या आप मुझे कुछ एस्ट्रल 20 सोल देने को तैयार हैं? बेशक, बदले में मैं तुम्हें कुछ कीमिया खजाने देने को तैयार हूं। चू फैंग को तुरंत दिलचस्पी हो गई। मानक ऑनलाइन खेल टेम्पलेट। एक खोज की मानक शुरुआत। सामान्यतः कहा जाए तो ऐसे विशेष स्थानों पर चलाए गए मिशन प्रायः छिपे हुए मिशन होते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे सौभाग्यवश ऐसा कोई मिशन मिला हो? चू फैंग बहुत खुश हुआ और जल्दी से जवाब दिया, बिल्कुल। मुझे आश्चर्य है कि आपको कितने एस्ट्रल 20 सोल्स की आवश्यकता है, मिस्टर ओल्ड पोर्टर। चू फैंग ने मन ही मन बुदबुदाया, क्या होगा अगर यह बूढ़ा आदमी बहुत अधिक एस्ट्रल 20 सोल्स चाहता है? क्या उसे ये चीजें उसे देनी चाहिए या नहीं? ये कहना कठिन था कि क्या वो उन्हें बाहर निकाल सकेगा। अगले ही पल ओल्ड पोर्टर ने सीधे कहा, उदार युवक, मुझे वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। 1000 एस्ट्रल 20 सोल ही काफी होंगे। चू फैंग ने भौं उठाए। उसे सहज ही महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे बहुत अधिक थे, बल्कि इसलिए था कि वे बहुत कम थे। 1000 एस्ट्रल 20 सोल्स आम उम्मीदवारों के लिए कोई छोटी संख्या नहीं हो सकती। वे कुछ कमजोर उच्च स्तरीय 20 जनरलों के बराबर थे। यह अभ्यर्थियों के बीच एक सर्वोच्च महान ईश्वर के समतुल्य था। अधिकांश उम्मीदवार ऐसे अस्तित्व के लिए असमर्थ थे। वे केवल कमजोर निम्न स्तर और मध्यम स्तर के जानवर जनरलों का ही शिकार कर सकते थे और धीरे धीरे उन्हें इकट्ठा कर सकते थे। 1000 रुपये जमा करना काफी परेशानी भरा काम था। हालांकि चू फैंग के लिए ये कुछ भी नहीं था। राक्षसी स्पर्श विष की वृद्धि के साथ वो आसानी से उन्हें मार सकता था। उसके सामने बैठा बूढ़ा आदमी एक बहुत ही अच्छी तरह से छिपी हुई विशेष जगह पर था। स्पष्ट रूप से नियमों ने जानबूझकर ऐसा किया था। शायद इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य था। वो वास्तव में इतना तुच्छ था? ये कुछ ऐसा था जिसे चू फैंग समझ नहीं सका। बेशक, इस अवसर को बिना किसी कारण के छोड़ना असंभव था। चू फैंग ने अपनी आंखें घुमाईं और अचानक पूछा, मेरे लिए 1000 एस्ट्रल 20 सोल्स वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि आप मुझे क्या खजाना दे सकते हैं, मिस्टर ओल्ड पोर्टर। चू फैंग अब और अनुमान लगाने में असमर्थ था। उसने सीधे पूछने का फैसला किया। वैसे भी दूसरा पक्ष तो नियमों पर आधारित एक जीव मात्र था। उसके कार्य नियमों के दायरे में ही होने चाहिए, इसलिए ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं थी। जैसा कि अपेक्षित था, चू फैंग के इतने लालच से पूछने के बावजूद ओल्ड पोर्टर बिल्कुल भी नाराज नहीं दिख रहा था। इसके बजाय वो हंसता रहा। तुम एक स्पष्टवादी युवक हो। तुम्हारा व्यवहार वैसा ही है जैसा मैं बचपन में था। वापस काम पर। अगर तुम मुझे 1000 एस्ट्रल 20 सोल देने को तैयार हो, तो ओल्ड पोर्टर तुम्हें एक बेहतरीन कीमिया खजाना दे सकता है। चू फैंग ने भौं उठाई। शीर्ष श्रेणी का खजाना। वो वास्तव में नहीं जानता था कि यह क्या दर्शाता है। उसके बगल में बैठे छोटे योगिनी ने जल्दी से समझाया, गुरु, शुरुआती मैदान में खजाने को आमतौर पर साधारण, उच्च गुणवत्ता, दुर्लभ, शीर्ष श्रेणी और पौराणिक में विभाजित किया जाता है। वो शीर्ष श्रेणी का खजाना पहले से ही बहुत बढ़िया है। इसे पाना बहुत मुश्किल है। चू फैंग की आंखें तुरंत चमक उठी। एक शीर्ष श्रेणी के खजाने के लिए 1000 एस्ट्रल 20 आत्माएं। ये बहुत अच्छा सौदा था। चू फैंग बहुत खुश हुआ। अभी तो उसका मन उस तथाकथित उच्च कोटि के खजाने से भरा हुआ था और उसने इस पर विचार भी नहीं किया था। क्या यह अच्छी खबर कुछ ज्यादा ही अचानक नहीं थी? बेशक, इस समय चू फैंग इच्छा से अंधा हो गया था और उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। इसके अलावा चू फैंग की धारणा में, जब एक ऑनलाइन गेम में एक एनपीसी एक मिशन जारी करता है, तो क्या उसके लिए मिशन पूरा करना और इनाम प्राप्त करना स्वाभाविक नहीं होगा? उन्होंने इसके अलावा किसी और बात पर विचार ही नहीं किया। उसने सोचा कि वह भाग्यशाली है। उसने तुरंत 1000 एस्ट्रल 20 सोल्स निकाले और उन्हें उस लापरवाह बूढ़े आदमी को दे दिया। जब उस लापरवाह बूढ़े व्यक्ति को नियमों के माध्यम से एस्ट्रल 20 आत्माओं के आगमन का आभास हुआ, तो उसके बूढ़े चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान उभरी। युवक, तुमने मुझे जो एस्ट्रल 20 सोल्स दिए हैं उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। उन्हें कुछ उच्च श्रेणी के 20 जनरलों से प्राप्त किया गया होगा, है ना? कितना ईमानदार बच्चा है।
प्रशंसा पाकर चू फैंग मुस्कुराए बिना न रह सका। आपका स्वागत है, बूढ़े आदमी। एक पल के लिए विनम्र होने के बाद चू फैंग चुपचाप इंतजार करने लगा। एक शीर्ष श्रेणी का खजाना, क्या हो सकता है? चू फैंग उत्सुकता से भर गया। हालांकि काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी अपेक्षित अधिसूचना नहीं मिली। सन्नाटा छा गया। उसने फिर से ओल्ड पोर्टर की तरफ देखा। किसी समय वह फिर से जमीन पर लेट चुका था। उसने अपना सिर घिसी पिटी दीवार पर टिका दिया और अपने लंबे बालों से ढके पैरों को फैला दिया। उसका आसन बिल्कुल वैसा ही था जैसा चू फैंग के पहली बार प्रवेश करते समय था। अरे, इसका क्या मतलब है? चू फैंग ने भौं उठाए। उसने जल्दी से पूछा, आदरणीय मिस्टर ओल्ड पोर्टर, आपका क्या मतलब है? मेरा सबसे बढ़िया खजाना कहाँ है? अप्रत्याशित रूप से मैला बूढ़ा आदमी, जो अभी तक एक दयालु उपस्थिति में था और परवाह नहीं करता था कि चू फैंग उसे कैसे नाराज करता है, अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उन्होंने अपने बड़े पीले दांत दिखाए, जिनमें से कुछ गायब थे। चू फैंग को देखते हुए उसके चेहरे पर एक विश्वासघाती मुस्कान दिखाई दी। कौन सा खजाना? क्या मैंने ऐसा कहा? चू फैंग की अभिव्यक्ति तुरंत काली पड़ गई। तो फिर जब तक मैं तुम्हें 1000 एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं देता हूं, तब तक मुझे एक शीर्ष ग्रेड कीमिया खजाना देने का क्या मतलब है? क्रोधित चू फैंग का सामना करते हुए ओल्ड पोर्टर न तो चिंतित था और न ही जल्दबाजी में था। बेशक मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं। क्या आपको लगता है कि आप इतने कम एस्ट्रल बीस्ट सोल के साथ एक शीर्ष श्रेणी के खजाने का आदान प्रदान कर सकते हैं? क्या मजाक है? मूर्ख युवक, मैं बहुत दिनों से यहाँ कैद हूँ। किसी के लिए यहाँ आना आसान नहीं है। मैं बस अपनी बोरियत दूर करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेशक, मैं अभी भी थोड़ा दयालु हूँ। मैंने ज्यादा कुछ नहीं मांगा। आप इसे सिर्फ एक पाठ पर पैसे खर्च करने के तौर पर लें। जब आप बाहर हो तो किसी अजनबी की बातों पर भरोसा न करें। यह ओल्ड पोर्टर की तुम्हें सलाह है। जब वो बोल रहा था तो ओल्ड पोर्टर के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि छिपी नहीं रह पा रही थी। शायद यह वैसा ही था जैसा उसने कहा था। उसने चू फैंग को धोखा दिया था और उसे परवाह नहीं थी कि वहां कितनी एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं थीं। अन्यथा वो केवल 1000 नहीं मांगता। वह तो बस किसी को चिढ़ाने के लिए ढूंढना चाहता था। अब जब वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुका था तो वह बहुत खुश था। उसने कहीं से शराब की आधी बोतल ढूंढी और उसे गटक गया। चू फैंग की अभिव्यक्ति भयावह रूप से उदास थी। लानत है! क्या उसे वास्तव में एक एनपीसी द्वारा धोखा दिया गया था? चू फैंग इसे स्वीकार नहीं कर सका। हालांकि उसने बहुत कुछ नहीं खोया, लेकिन इससे चू फैंग को लगा कि उसके सभी वर्षों का अनुभव बर्बाद हो गया था। वो वास्तव में एक ऐसी भद्दी योजना से धोखा खा गया था। दरअसल इस स्टीरियोटाइप ने चू फैंग को गुमराह कर दिया था। जब वो पहले भी खेल खेलता था तो उसे कभी भी इतने परेशान करने वाले एनपीसी का सामना नहीं करना पड़ा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी गेम कंपनी ने इस तरह का गेम डिजाइन करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा वे निश्चित रूप से नाराज खिलाड़ियों द्वारा मारे गए होते। उस पल में चू फैंग ने अपने शरीर में क्रोध को दबा लिया। वो इस बूढ़े को पीटना चाहता था। लेकिन इस समय ओल्ड पोर्टर की उपहासपूर्ण आवाज फिर से सुनाई दी। आया, दूर से ही जवान आदमी, नाराज मत हो। लगता है तुम्हारे स्वभाव को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। यदि आप सचमुच उस उच्च श्रेणी के खजाने को चाहते हैं तो यह असंभव नहीं है। जब तक आप मुझे 5000 और एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं देते हैं। बूढ़े पोर्टर की कष्टप्रद आवाज चू फैंग के कानों में गूंजती रही। जब तक आप मुझे 5000 और एस्ट्रल बीस्ट सोल्स देंगे, तब तक शीर्ष श्रेणी का खजाना आपका होगा। बोलते समय ओल्ड पोर्टर अपनी जेब में कुछ ढूंढ रहा था। अगले ही पल चू फैंग को एक सुनहरी रोशनी चमकती हुई महसूस हुई। हालांकि वो उसका सही रूप नहीं देख सका। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। क्या इस बूढ़े के पास सचमुच कोई उच्च कोटि का खजाना हो सकता है? क्या उसे उस पर पुनः भरोसा करना चाहिए? चू फैंग बहुत उलझन में था। 5000 सूक्ष्म पशु आत्माएं ज्यादा नहीं थीं, इसलिए चू फैंग ने इसकी परवाह नहीं की। लेकिन धोखा खाने का एहसास सचमुच असहज था। इसके अलावा अपने दिल की गहराइयों से चू फैंग ने कभी यह विश्वास नहीं किया था कि शाही अदालत के तथाकथित नियम जानबूझकर उम्मीदवारों के साथ खिलवाड़ करने के लिए इस तरह के एक विशेष छिपे हुए चरित्र का निर्माण करेंगे, है ना? उन्हें इससे बेहतर होना चाहिए, है ना? लानत है! चलो एक और जुआ खेलते हैं। क्या हो अगर किसी भी मामले में चू फैंग के लिए ये कुछ हजार एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं कुछ भी नहीं थी। व्यापार। चू फैंग ओल्ड पोर्टर पर अपनी सांस बर्बाद करने के लिए परेशान नहीं था। उसने सीधे व्यापार करने का विकल्प चुना। बूढ़ा पोर्टर, जिसने एस्ट्रल बीस्ट सोल प्राप्त किया था, तुरंत फिर से खुशी से चमक उठा।
चू फैंग के चेहरे पर उदासी थी। तो खजाना कहाँ है? बूढ़ा पोटर जोर से हंसा। छोटा दोस्त, तुम सच में बहुत भोले हो। ओल्ड पोटर को तुम्हारे जैसे मासूम बच्चे सबसे ज्यादा पसंद है। तुम सच में लगातार 2 बार इसके झांसे में आ गए। हा हा हा। बूढ़ा पोटर तब तक हंसता रहा जब तक उसकी सांस फूल नहीं गई। स्पष्टतः वो बहुत गर्वित था। इस समय वो दूसरी बार धोखा खा चुका था। अगर वो कोई साधारण व्यक्ति होता तो वो क्रोध से भर जाता। आश्चर्य की बात यह है कि चू फैंग की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली। उसके बगल में बूढ़ा पोटर उसका मजाक उड़ाता रहा, इतनी जोर से हंस रहा था कि उसकी सांस लगभग फूल गई थी। हालांकि चू फैंग ने बस थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। वो किसी ऐसे व्यक्ति की तरह परेशान नहीं था जिसे 2 बार धोखा दिया गया हो। बूढ़ा पोटर हैरान होने से खुद को नहीं रोक सका। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान जम गई। चूंकि इसमें शामिल व्यक्ति को इसकी परवाह नहीं थी, इसलिए धोखे में उसकी उपलब्धि की भावना तुरंत ही समाप्त हो गई। वो खुद को रोक नहीं सका और पूछा, युवक, मैंने तुम्हें फिर से धोखा दिया है, क्या तुम मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगे? उन शब्दों को सुनकर चू फैंग ने अचानक अपना सिर उठाया और अपने सामने खड़े गंदे बूढ़े आदमी की ओर देखा। अचानक ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर बिजली गिर गई हो। चू फैंग ने उस लापरवाह बूढ़े आदमी की आंखों की गहराई में निराशा का एक निशान महसूस किया। वो सिर्फ इसलिए निराश है क्योंकि मैं घबराया हुआ और परेशान नहीं दिख रहा था। अचानक चू फैंग को लगा कि यह मामला बहुत दिलचस्प था। इस बूढ़े आदमी ने उससे बार बार झूठ बोला था, मानो उसे एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं की कोई परवाह ही नहीं थी। वो बस धोखे के बाद की उपलब्धि की भावना चाहता था, या यूं कहें कि उसे बस धोखा खाए लोगों को उन्मादग्रस्त देखना पसंद था। शुरू से लेकर अंत तक ये बूढ़ा आदमी उसके साथ खेलता रहा। अचानक चू फैंग को लगा जैसे उसने कुछ समझ लिया है। यदि वे स्वयं को नियमों के निर्माता के स्थान पर रखकर देखें तो शायद वे उन अभ्यर्थियों को क्रोधित लेकिन असहाय देखना चाहते थे, जो जाल में बुरी तरह फंसे हुए थे। चू फैंग को हमेशा से पता था कि यह शुरुआती जमीन उन रईसों और अधिकारियों के लिए कोलोसियम हो सकती है। उस स्थिति में शायद इसे समझाया जा सके। चू फैंग अचानक मुस्कुराया। ये छिपी हुई जगह निश्चित रूप से सरल नहीं है। चूंकि आप लोग देखना चाहते हैं, मैं आपके साथ सहयोग करूंगा। चू फैंग के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। हालांकि उसकी छठी इंद्री ने उसे बताया कि अगर वह जारी रहा तो उसे अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। ये सोचते ही चू फैंग के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने उस गंदे बूढ़े आदमी को देखने की पहल भी की। आदरणीय मिस्टर ओल्ड पोटर, क्या आपको अभी भी एस्ट्रल बीस्ट सोल की जरूरत है? मेरे पास अभी भी कुछ है। इस प्रश्न से ओल्ड पोटर अचंभित रह गया। ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर टूट गया हो। वो जमीन पर जड़वत खड़ा रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। स्पष्टतः यह नियमों में नहीं था। 2 बार धोखा खाने के बाद धोखा मांगने की पहल कौन करेगा? स्क्रिप्ट इस तरह नहीं लिखी गई थी। हालांकि नियमों के अनुसार उसे तीसरी बार पूछना पड़ा कि क्या उम्मीदवार में अभी भी एस्ट्रल बीस्ट सोल है। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इसका अनुमान लगा लेगा और उनसे पहले ही यह काम कर लेगा। काफी देर बाद ओल्ड पोटर ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और हकलाते हुए कहा, आह खैर, तुम सच में एक उदार युवक हो। आहम, तुम सही हो। मुझे कुछ एस्ट्रल बीस्ट सोल्स की जरूरत है। जब तक तुम मुझे 10,000 एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं देने को तैयार हो, मैं तुम्हें एक शीर्ष श्रेणी का खजाना दूंगा। ये तीसरी बार था जब उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन पिछली 2 बार की तुलना में इस बार ओल्ड पोटर में आत्मविश्वास की काफी कमी थी। ये कैसे हो सकता है? उसे तो यहां धोखेबाज होना चाहिए। चू फैंग की आंखों में मुस्कान चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सही अनुमान लगाया था। यह एक श्रृंखला मिशन लग रहा था। पीड़ित को बार बार धोखा देना और उसकी निराशा और हताशा का आनंद लेना, इसके पीछे के व्यक्ति की अश्लील रुचि को संतुष्ट करता है। बेशक चू फैंग निश्चित था, भले ही यह केवल उसके साथ खेलने के लिए ही क्यों ना हो, अंत में अपना लक्ष्य पूरा होने के बाद वे उसे कुछ पुरस्कार अवश्य देंगे। प्रदर्शन में सहयोग करने के लिए पुरस्कार। शायद शुरू से अंत तक चू फैंग केवल अनुमान लगा रहा था। हालांकि उसके दिल की आवाज उसे कहती रही कि यह मामला इतना आसान नहीं हो सकता। आम लोग संभवतः 2 या 3 बार धोखा खाने के बाद पीछे हटना शुरू कर देंगे। वे बहुत पहले ही हार मान चुके होते। भ्रमों को देखने और सार को जानने की बात तो छोड़ ही दीजिए। हालांकि चू फैंग को इस बात पर विश्वास नहीं था। अगर तुम खेलना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। वैसे भी उसके पास कुल 100,000 एस्ट्रल बीस्ट सोल ही थे। ज्यादा से ज्यादा वो उन सभी को खो देगा। वो इतना बर्दाश्त कर सकता था।
चू फैंग को विश्वास नहीं हुआ कि नियमों ने जानबूझकर उम्मीदवार के साथ खिलवाड़ करने के लिए ऐसा छुपा हुआ चरित्र स्थापित किया था। क्या छोटे कल्पित बौने अक्सर यह नहीं कहते थे कि हर चीज के बचने की संभावना होती है? ये प्रारंभिक मैदान का नियम था। चू फैंग को अपने निर्णय पर और भी अधिक विश्वास हो गया। ओल्ड पोर्टर के तीसरे प्रश्न का सामना करते हुए चू फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के व्यापार करना चुना। उसने 10,000 आत्माएं दान कर दी। पिछले 6,000 को शामिल करके यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। हालांकि चू फैंग उदासीन रहा। उसने ओल्ड पोर्टर की ओर देखा। आदरणीय मिस्टर ओल्ड पोर्टर, क्या मुझे फिर से धोखा दिया गया है? इस समय ओल्ड पोर्टर विनम्र होने लगा। उसके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी और वो असहाय भाव से सिर हिला रहा था। हाँ, नौजवान, जब तक तुम मुझे 15,000 और एस्ट्रल बीस्ट सोल नहीं दोगे। ये शब्द सुनकर चू फैंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। बूढ़े पोर्टर की बात पूरी होने से पहले ही उसने लेन देन पूरा कर दिया। डिंग, आपने सफलतापूर्वक 15,000 एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं का व्यापार किया है। उसने हैरान बूढ़े पोर्टर की ओर देखा। चू फैंग मंद मंद मुस्कुराया। मुझे पता है, मुझे फिर से धोखा दिया गया है ना? तो क्या तुम्हें अभी और चाहिए? चू फैंग के चेहरे पर सहज भाव देखकर ओल्ड पोर्टर के रोने की बारी थी। वो कहना चाहता था, दफा हो जाओ, दिखावटी, लेकिन नियमों के अनुसार उसे अभी भी पूछना जारी रखना था। वो केवल दुखी भाव से अपना सिर झुका सकता था। युवक, क्या तुम्हारे पास अभी भी सूक्ष्म पशु आत्माएं हैं? ओल्ड पोर्टर की असहाय आवाज सुनकर चू फैंग को और भी संतुष्टि महसूस हुई। उसके हृदय में आरंभ में जो अप्रसन्नता का चिन्ह था, वो बहुत पहले ही मिट चुका था। हाँ, आदरणीय मिस्टर ओल्ड पोर्टर, बेशक मेरे पास यहाँ और भी बहुत कुछ है। मुझे आश्चर्य है कि आपको और कितना चाहिए? बूढ़े पोर्टर ने अपने होंठ भींच लिए। वर्तमान समय में उसे झूठ बोलने में कोई आनंद नहीं आता था। उसने ऊब कर कहा, जब तक आप मुझे 20,000 और एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं दे दोगे। उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। नियमों में पहले ही संकेत दिया गया था कि लेन देन पूरा हो चुका है। चू फैंग को खेलने की लत लग गई थी। जारी रखो, जारी रखो। उसके पास अभी भी 80,000 एस्ट्रल बीस्ट सोल्स बचे हुए हैं। उसे कुछ और राउंड तक टिके रहने में सक्षम होना चाहिए। भले ही यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। चू फैंग ने पहले ही फिर से शिकार करने का फैसला कर लिया था जब तक कि वो पर्याप्त इकट्ठा नहीं कर लेता। आज मुझे धोखा देने का भरपूर आनंद लेने देना चाहिए। जल्द ही छठा दौर, 7वां, 8वां, हर दौर में ओल्ड पोर्टर की कीमत बढ़ती जाती थी। ये बढ़ोतरी तय नहीं थी, कभी ज्यादा तो कभी कम। बेशक चू फैंग को इसकी परवाह नहीं थी। चूंकि यह पर्याप्त नहीं था, इसलिए वो फिर से शिकार करेगा। शायद वो चू फैंग द्वारा सुर्खियां चुराने से तंग आ चुका था। अंततः 9वें राउंड पर ओल्ड पोर्टर कांपते हुए बोला, युवक, यदि तुम मुझे बदले में 30,000 एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं देने को तैयार हो। डिंग, लेन देन पूरा हुआ। ओल्ड पोर्टर ने अचानक राहत की सांस ली, मानो वह अपने आप से कुछ बुदबुदा रहा हो। ओह, मैंने आखिरकार मिशन पूरा कर लिया। अगले ही पल उसने चू फैंग को गंभीरता से देखा। उसने उत्साह से चू फैंग के हाथ भी पकड़ लिए। दूर से आए नौजवान, आपकी ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। आपकी दृढ़ता ने मुझे प्रेरित किया है। ओल्ड पोर्टर धोखे के लिए माफी मांगता है। मेरे दिल में एक रहस्य है जो लंबे समय से दबा हुआ है। क्या तुम उसे सुनना चाहते हो? चू फैंग ने भौं उठाई। यहाँ है। उसने तुरंत सिर हिला दिया। बेशक, आदरणीय मिस्टर ओल्ड पोर्टर, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। ओल्ड पोर्टर को अपना मिशन पूरा करने की जल्दी थी। उसने औपचारिकता नहीं निभाई और कहा, यहां से कुछ ही दूर एक घाटी में निर्देशांक 922.735.608 है। वहां एक बेहतरीन शिकार स्थान है जिसे मैंने गलती से खोज लिया है। उस शिकार स्थल पर एक शीर्ष स्तरीय जानवर जनरल, 3 आंखों वाला जंगली शेर, हर 2 घंटे में पैदा होगा। और क्योंकि उस घाटी का इलाका बेहद जटिल है, ये 3 आंखों वाला जंगली शेर हमेशा के लिए घाटी के तल पर फंस जाएगा। युवक, आपको शिकार स्थल पर खड़े होकर उस 3 आंखों वाले जंगली शेर को बिना किसी नुकसान के मारने के लिए केवल एक बेहतरीन धनुष और कुछ जहरीले तरल की जरूरत है। आपको एक बड़ा इनाम मिलेगा। और ये 3 आंखों वाला जंगली शेर हर 2 घंटे में फिर से पैदा होगा। उन शब्दों को सुनकर चू फैंग का दिल तुरंत अशांत हो गया। उसके सिर पर एक अवर्णनीय खुशी छा गई। हे भगवान, बहुत पागल, अप्रभावित खेती, और यह एक शीर्ष स्तर का जानवर जनरल था। चू फैंग को लगा कि उसकी सांसें तेज हो गई है। सर्वोच्च जानवर जनरल।
यह एक ऐसा अस्तित्व था जो उच्च स्तरीय पशु जनरलों से कहीं आगे था। भले ही चू फैंग ने पूरी ताकत लगा दी हो, लेकिन वो शायद उस चुनौती का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यदि उच्च श्रेणी के पशु सेनापति कुछ शीर्षस्थ महान देवताओं के समतुल्य होते, तो शीर्ष स्तर के पशु सेनापति सामान्यतः सामान्य शीर्ष स्तर के महान देवताओं से आगे निकल जाते। उनके शक्तिशाली शरीर और नियमों द्वारा नियंत्रित लड़ाकू प्रवृत्ति के कारण समान रैंक के साधारण योद्धा संभवतः उनके मुकाबले में नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, चू फैंग ने कभी इस स्तर के जानवर जनरल का सामना नहीं किया था। शायद इसलिए क्योंकि वो पहले मुख्य क्षेत्र से बहुत दूर था। पिछले कुछ दिनों में चू फैंग के हाथों कम से कम 800 एस्ट्रल जानवर मारे गए थे। हालांकि उन्होंने एक भी शीर्ष स्तरीय जानवर जनरल नहीं देखा। छोटे अल्फ ने उसे बताया कि उस श्रेणी का एस्ट्रल जानवर कितना शक्तिशाली था, और अब उसके पास वास्तव में बिना किसी चोट के एक शीर्ष स्तर के जानवर जनरल को मारने का मौका था। चू फैंग उत्साहित कैसे न हो सकता था, क्योंकि प्रत्येक शीर्ष स्तरीय पशु जनरल कम से कम 10,000 सूक्ष्म पशु आत्माओं का उत्पादन कर सकता है। 3 आंखों वाला जंगली शेर कोई साधारण शीर्ष स्तरीय जानवर जनरल नहीं था। यह निस्संदेह अधिक सूक्ष्म जानवर आत्माओं का योगदान दे सकता था। अचानक चू फैंग को लगा कि 10 मिलियन का अप्राप्य लक्ष्य असीम रूप से करीब आ गया है। वो 2 घंटे में हजारों एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं अर्जित कर लेगा। ये संख्या प्रतिदिन कम से कम लाखों में थी। यदि वो कुछ और न भी करे, तो भी उसे अपना लक्ष्य पूरा करने में संभवतः केवल 1 महीने का ही समय लगेगा। इसके अलावा, चूंकि वो पहले से ही मुख्य क्षेत्र में गहराई तक पहुंच चुका था, तो उसे अन्य अवसरों की कमी कैसे हो सकती थी। शेर हर 2 घंटे में ही अंडे देता था, और लड़ाई ज्यादा समय तक नहीं चलती थी। पुनर्जीवित 3 आंखों वाले जंगली शेर को मारने के बाद उसके पास अन्य काम करने के लिए बहुत समय होगा। उसने ओल्ड पोटर के कंधे को गले लगा लिया। पागलपन, आनंद। बूढ़ा पोटर इतना डर गया कि वो जल्दी जल्दी बोलने लगा। युवक, अगर तुम जोखिम उठाने को तैयार हो, तो मेरे पास एक दुर्लभ श्रेणी का शिकार करने वाला धनुष और कुछ शक्तिशाली डेमोनिक टच वेनम है। मैं उन्हें तुम्हें दे सकता हूं। चू फैंग की आंखें चमक उठी। उसने सोचा था कि यह बूढ़ा आदमी उसे केवल एक रहस्य बताएगा, लेकिन उसने वास्तव में उपकरण पहले से ही तैयार कर रखे थे। प्रारंभिक अवस्था में उनकी मनोवैज्ञानिक पीड़ा व्यर्थ नहीं गई। अगले ही पल चू फैंग को एक सूचना प्राप्त हुई। डिंग, गोल्डन हंटर बो 1 दुर्लभ रैंक प्राप्त करने पर बधाई। विशेषताएं, सैनिक स्तर के एस्ट्रल बीस्ट के विरुद्ध 100% क्रिटिकल स्ट्राइक, 100% कवच भेदी प्रभाव। सामान्य स्तर के एस्ट्रल बीस्ट के विरुद्ध 50% क्रिटिकल स्ट्राइक, 50% कवच भेदी प्रभाव। लॉर्ड स्तर के एस्ट्रल बीस्ट के विरुद्ध 1% क्रिटिकल स्ट्राइक, 1% कवच भेदी प्रभाव। डिंग, शक्तिशाली डेमोनिक टच वेनम 30 ग्राम प्राप्त करने पर बधाई। विशेषताएं, 1 ग्राम एक सामान्य श्रेणी के एस्ट्रल बीस्ट को तुरंत मार सकता है। एस्ट्रल बीस्ट की रैंक के आधार पर प्रभाव कमजोर हो जाएगा। यह एक कमजोर लकवाग्रस्त प्रभाव रखता है। अपने हाथों में 2 खजानों को देखकर चू फैंग अपने दिल में उत्साह को छिपा नहीं सका। वो पहले ही राक्षसी स्पर्श विष का प्रभाव देख चुका था। ये शिकार के लिए एकदम सही साथी था। हालांकि इस बार उन्हें 30 ग्राम दिया गया। ये बहुत उदार था। ये कुछ ऐसा था जिसकी चू फैंग ने उम्मीद नहीं की थी। उसके पास अभी भी जो 5 ग्राम थे, उसके अलावा चू फैंग ने अनुमान लगाया कि यह थोड़े समय में निश्चित रूप से पर्याप्त होगा। जहां तक दूसरे सुनहरे धनुष की बात है, चू फैंग ने उसे अपने हाथ में लेकर खेला और उसे ध्यान से देखा। उसका चेहरा खुशी से भर गया था और वह उससे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। शुरुआत से ही इस चीज में कवच भेदी और घातक दोनों प्रकार के प्रहार थे। यद्यपि सामान्य श्रेणी के एस्ट्रल बीस्ट के विरुद्ध इसके जीतने की संभावना केवल 50% थी, फिर भी यह एक अत्यंत कीमती दुर्लभ खजाना था। ये राक्षसी स्पर्श विष से भी अधिक कीमती था। यदि इसे किसी खजाने की दुकान में बदला जाता, तो इसकी कीमत शायद कम से कम सैकड़ों या हजारों स्वर्ण सिक्के होती। ओल्ड पोर्टर ने उसे जो 2 खजाने दिए थे, वे चू फैंग द्वारा चुकाए गए एस्ट्रल बीस्ट सोल्स को कवर करने के लिए पर्याप्त थे। उसने मुनाफा भी कमाया। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वहां समतलीकरण का स्थान भी एकदम सही था। ये बात चू फैंग के पिछले अनुमान से मेल खाती है। मनोरंजन तो बस मनोरंजन था। जब तक कोई व्यक्ति मूल्यांकन में पास हो जाता है, तब तक नियम उसे परेशान नहीं होने देते। अपने हाथ में चू फैंग को केवल लंबे धनुष को धीरे से खींचने की जरूरत थी ताकि स्वचालित रूप से प्रकाश का एक ठोस तीर संघनित हो सके। जब तक वो तीर की नोक को कुछ राक्षसी स्पर्श विष से दूषित करता है और साथ ही इसके शक्तिशाली कवच भेदी प्रभाव को भी,
ये 3 आंखों वाले जंगली शेर के शरीर में आसानी से विष पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। शेर थककर मर जाएगा। इस समय चू फैंग सुनहरा धनुष पकड़े हुए था और अपनी पीठ पर दानव कातिलों को ले जा रहा था। वो बहुत उत्साहित था और सब कुछ तैयार था। चल दर। चू फैंग बहुत खुश था। ओल्ड पोर्टर की दफा हो जाओ की निगाह के नीचे वो लकड़ी के घर से बाहर चला गया। उसके पीछे ओल्ड पोर्टर ने राहत की सांस ली। उसने अंततः इस आदमी को भेज दिया। हालांकि जैसे ही वो लकड़ी के घर से बाहर निकलने वाला था, चू फैंग अचानक रुक गया। वो सोचते हुए पीछे मुड़ा। उन्होंने ओल्ड पोर्टर का आंकलन किया। आप क्या चाहते हैं? बूढ़े पोर्टर को चू फैंग की निगाहों से थोड़ा डर लगा। चू फैंग ने अपनी थोड़ी रगड़ी और कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि वो कुछ कदम पीछे हट गया और वापस चला गया। ओल्ड पोर्टर ने एक ऐसी मुस्कान दिखाई जो रोने से भी अधिक बदसूरत थी। युवक, तुम अभी तक क्यों नहीं जा रहे हो? चू फैंग ने अचानक एक अप्रासंगिक सवाल पूछा। आदरणीय मिस्टर ओल्ड पोर्टर, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको अभी भी एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं की जरूरत है? ये शब्द सुनकर ओल्ड पोर्टर का चेहरा तुरंत हरा हो गया। उसकी आंखें सदमे से भर गईं और उसने चू फैंग की ओर इशारा किया और कांप उठा। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम जारी रख सकते हो? चू फैंग ने अपनी भौहें उठाईं और बुदबुदाया, मैंने फिर से सही अनुमान लगाया। ये छिपा हुआ मिशन वास्तव में खत्म नहीं हुआ है। अत्यंत हैरान बूढ़े कुली को देखकर चू फैंग ने केवल लापरवाही से अपने कंधे उचका दिए। मैंने अनुमान लगाया। वैसे भी इसे आजमाने में मुझे कुछ भी खर्च नहीं आएगा। बेशक चू फैंग बकवास नहीं कर रहा था। जैसे ही वो जाने वाला था, चू फैंग को अचानक याद आया कि तथाकथित शीर्ष श्रेणी का खजाना जिसके बारे में ये बूढ़ा बात कर रहा था, उसे अभी तक देखा जाना बाकी था। ओल्ड पोर्टर नियमों के अनुसार काम करता था, इसलिए उसने जो कुछ कहा उसे सामान्य बात नहीं माना जाना चाहिए, विशेषकर वो पुरस्कार जो पूरे मिशन के दौरान मिलता रहा। इस प्रकार चू फैंग ने साहसपूर्वक अनुमान लगाया कि यह मिशन अभी समाप्त नहीं हुआ है। फिर अभी प्रश्न आया। आशा के अनुसार ये श्रृंखला मिशन वास्तव में जारी रह सकता है। सकारात्मक जवाब पाकर चू फैंग मंद मंद मुस्कुराए बिना न रह सका। अच्छा, उसे फिर से एक लक्ष्य के लिए लड़ना था। अधिक एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं को इकट्ठा करने के बाद वह आएगा और इस बूढ़े के साथ खेलेगा। चू फैंग खुशी से भर गया और उसका चेहरा आड़ू के फूल की तरह था। लेकिन उसके पीछे ओल्ड पोर्टर ऐसा लग रहा था जैसे वो मरना चाहता हो। उसके चेहरे की झुर्रियां गुलदाउदी में तब्दील होने वाली थीं। वो वास्तव में चू फैंग के साथ खेलना जारी नहीं रखना चाहता था। न केवल वो कुछ भी अच्छा पाने में असमर्थ था, बल्कि धोखे से उसे थोड़ी सी भी उपलब्धि का एहसास नहीं था। उसे बूढ़ी गाय की तरह नाक से खींचा गया। यह एहसास बहुत ही असहज था। उसने सोचा था कि मिशन का पहला चरण समाप्त होने के बाद चू फैंग चला जाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी यह अनुमान लगा लेगा कि दूसरा चरण भी है। ये सचमुच ओल्ड पोर्टर को मार डालने वाला था। वह भावुक होकर बोला, अतीत में यहां आने वाले वे मासूम बेवकूफ कितने अच्छे थे। उन्होंने मेरी हर बात पर यकीन कर लिया और मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं की। भले ही उन्हें धोखा दिया गया हो, वे बस अक्षम और उग्र थे, और यह युवक बहुत चालाक है। ओल्ड पोर्टर अभी भी संघर्ष करना चाहता था। उसने झूठ बोलकर नियमों के दायरे में चू फैंग को मूर्ख बनाने की योजना बनाई ताकि वो अकेले उसे नुकसान न पहुंचाए। हालांकि पलक झपकते ही चू फैंग खुशी खुशी वहां से चला गया था। जाहिर है उसे उस आदमी की बकवास पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसने उसे बोलने का मौका भी नहीं दिया। बूढ़ा पोर्टर कमजोरी से जमीन पर लेट गया। उसका चेहरा नाखुशी से भरा हुआ था। दूसरी तरफ चू फैंग कोई धुन गुनगुना रहा था। वो पहले ही बहुत दूर निकल चुका था। अरे, मेरे साथ खेल रहे हो? तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। चू फैंग ने अपना सिर हिलाया। उसका दिल खुशी से भर गया। एक और इस समतल बिंदु के साथ उनका 10 मिलियन मिशन लक्ष्य अब दूर की कौड़ी नहीं रह जाएगा। हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन चू फैंग पहले से ही बहुत संतुष्ट था। यदि वो उन्हें मारने में समय लगाता तो संभवतः वो 1.5 साल से पहले ये काम पूरा नहीं कर पाता। दूसरी ओर बूढ़े कमीने के पास निश्चित रूप से कई रहस्य थे। अगर वो उन सभी को खोज पाता, भले ही कोई और अवसर न हो, तो स्टार्टिंग ग्राउंड की यह यात्रा व्यर्थ नहीं होगी। आखिरकार चू फैंग ने अनुमान लगाया कि इस जगह पर बहुत से लोग आए होंगे। हालांकि 10,000 में से केवल एक को ही इससे अवसर मिल पाता है। आखिरकार जिस किसी को बार बार धोखा दिया जाता है, उसे अपने जीवन पर संदेह होगा। वो शायद बूढ़े आदमी के कुछ मेहमानों में से एक था।
उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसका अवसर छिन जाएगा। बूढ़े आदमी का मुंह धीरे धीरे खोलने के लिए उसके पास बहुत समय था। मुस्कुराते हुए चू फैंग छोटे अल्फ के मार्गदर्शन में छिपे हुए शिकार बिंदु की ओर तेजी से उड़ गया। ये शिकार स्थल ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए चू फैंग जल्दी से वहां पहुंच गया। उसकी आंखों के सामने एक सतत पर्वत श्रृंखला थी। हर जगह खड्डे थे, पहाड़ ऊपर नीचे हो रहे थे। समय समय पर भयानक गर्जनाएं सुनी जा सकती थीं। ये स्पष्ट था कि वहां एक उच्च कोटि का सूक्ष्म जानवर था जिसे वह अपमानित नहीं कर सकता था। चू फैंग ने गला साफ किया, मुझे यह मत बताओ कि यहाँ एक महान भगवान ग्रेट एस्ट्रल जानवर है। छोटा सा योगिनी ऊपर नीचे उड़ता रहा और मधुरता से मुस्कुराता रहा।